अस्सलाम वालेकुम। सीरिया 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अपना कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव रखें। हमेशा याद रखें कि हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, अपनी सोसाइटी के अंदर। हम समझते हैं कि शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम इस तरह से कर लें या उस तरह से कर लें, बट एक्चुअली में हम सब इंडिविजुअली जो रोल प्ले करते हैं उसकी बेसिस पे हमारी सोसाइटी शेप होती है। अगर हम आज अपनी सोसाइटी को देखते हैं, डिफरेंट तरह के आपको सोशल इश्यूज नजर आते हैं, प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, परेशानियां, स्ट्रेसेस नजर आते हैं, बहुत सारा उसका कसूर हम लोगों का खुद ही होता है। हम खुद क्योंकि दूसरों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, दूसरों के मामलात में दखल देते हैं, इसी वजह से दूसरे भी हमारे मामलात में दखल देते हैं। अगर आप फैसला कर लें कि आज के बाद अगर किसी को कोई एडवाइस देंगे, अगर किसी को कुछ कहेंगे तो अच्छा कहेंगे, अगर अच्छा नहीं कह सकते तो कुछ मत कहें, लेकिन बुरा मत कहें, किसी को ऐसी बात मत कहें जिसकी वजह से उसका दिल दुख सकता है या फिर उसकी जो भी परेशानी है, जो भी स्ट्रेस है, वो एक्चुअली में और ज्यादा हो सकता है। अगर हम सब ये फैसला कर लें तो जिंदगी और ये जो दुनिया है आई थिंक बहुत इंप्रूव हो जाएगी। आगे बढ़ते हुए हमारी कोशिश होगी कि आज के प्रोग्राम का आगाज एक पॉजिटिव नोट के ऊपर करें। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, खुसूसन मैं अपने ताजिर भाइयों की खिदमत में इल्तिमास करूँगा, खुदारा किसी की मजबूरी से फ़ायदा मत उठाइए, किसी की मजबूरी से फ़ायदा मत उठाइए, चीज़ों को महंगे दाम ना बेचिए। ये ना हो कि जो हालात, कैफियत हमारे भाइयों पे आई हुई हैं कि खुदा न करे, खुदा न करे कहीं ये हालत हम पे ना आ जाए। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, इरहमू मन फिल अर्ज़, तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, यरहमकुम मन फिस समा, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। इसलिए जितना हो सके अपने नफ़े को कम करके इन अशिया को कम कीमत पे उन भाइयों के हाथों बेचो जो इस वक्त मुसीबत के अंदर मुब्तला है। अल्लाह मुझे भी आपको भी उनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम, इसी सोच के साथ आज के दिन का प्रोग्राम का आगाज करते हैं। कोशिश करें कि हमेशा दिन के सुबह या जब शुरुआत का वक्त होता है उसमें अच्छा रखें, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, अपने एटीट्यूड को। जिस तरह की आपकी आउटलुक सुबह के वक्त होती है उसी तरह का बाकी का दिन आपका गुजरता है। कई दफ़ा काफ़ी सारे डिफरेंट प्रॉब्लम, स्ट्रेसेस आपको सुबह सुबह फेस करने पड़ते हैं, बट एक्चुअली में अगर आपका सुबह का जो 1 घंटा है, सबसे पहला घंटा है, उसमें आप अपने मूड को अच्छा रखें। कोशिश करें कि किसी भी सोशल मीडिया को ना इस्तेमाल करें या डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ना जाएं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और रिलैक्स करने की कोशिश करें अपने माइंडसेट को। तो डेफिनेटली आपके लिए बाकी के दिन में जो भी चीज़ें होती है वो आसान होती जाती हैं। आगे बढ़ते हुए हमारी कोशिश होगी वेदर के हवाले से बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा टुडेज वेदर। जानेंगे आज के फैसलाबाद शहर के मौसम की सूरत-ए-हाल। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद है, चलते हैं उनकी तरफ। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के मौसम की बात की जाए तो सुबह और शाम के औकात में मौसम काफ़ी खुशगवार रहता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, लेकिन दोपहर के वक्त में जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, जिसके बायस जो है वो शहरी थोड़े से परेशान भी दिखाई देते हैं। गर्मी जाते जाते पिछले दिनों में जो है वो ठंडी हवाएं ज़्यादा चलने लगी थी, तो गर्मी का था कि गर्मी ख़त्म होने वाली है, लेकिन जैसे ही मौसम ने तब्दील होना शुरू हुआ है, लेकिन दोपहर के औकात में जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 63% है, जबकि 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जनूब की जानिब से हवाएं चल रही हैं। आइंदा जो है वो बारिश के इम्कानात बहुत कम जाहिर किए जा रहे हैं। आइंदा हफ्ते से जो है 7 से 10 दिन तक जो है वो बारिश के इम्कानात बहुत कम दिखाई देते हैं। मौसम जो है वो शहर का खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद थे, वेदर की अपडेट के हवाले से आगाह किया उन्होंने। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि आजकल मौसम तब्दील हो रहा है। जब भी मौसम तब्दील हो रहा होता है तो कभी गला खराब हो जाता है, कभी आपको फ्लू सिम्टम्स महसूस होने लगेंगे, कभी लगेगा बुखार हो गया। तो आई थिंक ये सिर्फ एक प्रोसेस होता है, स्पेशली इस मौसम के दरमियान कोशिश करें अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। अगर आप ज्यादा वक्त डायरेक्ट सनलाइट में गुजारते हैं और अगर नहीं भी गुजारते हैं तभी लाजमी तौर पर कोशिश करें कि सन प्रोटेक्शन, सन ब्लॉक का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। हर कुछ घंटे के बाद रीअप्लाई करें। और हम नोट नहीं करते हैं, बट
पर एक्चुअली में सन डैमेज बहुत रियल है। अभी महसूस नहीं होगा, लेकिन जब आप 30+ आपकी उम्र हो जाएगी तो आप देखने लगेंगे कि आपके या तो रिंकल्स ज्यादा होंगे कंपैरेटिवली दूसरे लोगों से, या सन डैमेज आपको ओवरऑल अपनी स्किन में छाइयों की सूरत में नजर आने लगेगा। इसलिए कोशिश करें अभी से अपना ख्याल रखें, अभी से डेली रूटीन में अपनी 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज के ऐड कर लें, किसी ना किसी तरह कोशिश करें। अगर वक्त नहीं भी निकल पाता तो 5 मिनट से शुरू करें और आप देखेंगे कि कितनी इंप्रूवमेंट आती है आपकी ओवरऑल हेल्थ में। आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा टॉप स्टोरीज के हवाले से। फैसलाबाद शहर की टॉप स्टोरीज की बात करेंगे, आपको आगाह करेंगे इन खबरों से, और हमारी पहली टॉप स्टोरी की तरफ चलते हैं। डॉलर की कीमत में होती कमी, ताजिरों को डॉलर की कमी से कितना फायदा होगा? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का आम आदमी को कोई फायदा होगा? महंगाई में कमी ना आ सकी, गरीबों की मुश्किलात में इजाफा। जी, ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। जिस तरह से मैंने कहा फैसलाबाद शहर के हवाले से बात करेंगे। इवन दो ये स्टोरीज ऑफ कोर्स पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई हो सकती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारी कोशिश होगी फैसलाबाद शहर पर अपना फोकस रखें। यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं, जो ताजर बिरादरी मौजूद है, जो ऑफ कोर्स एम्प्लॉयज यहाँ पे काम करते हैं या डेली वेजेस यहाँ पर रहते हैं, उनके हवाले से भी बात करने की कोशिश करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये सूरत हाल कुछ इस तरह के हैं कि सब पर इम्पैक्ट होता है। हम चाहते तो नहीं है कि हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर पाकिस्तानी शहरी पर हमारी इकोनॉमी में जो भी फ्लक्चुएशंस या डिफरेंसेस आते हैं उनका असर होता है। डॉलर की अगर हम बात करते हैं तो कंसिस्टेंटली आपको कीमतें तब्दील होती हुई नजर आती हैं, कोई पता नहीं होता, अनप्रिडिक्टेबल है आगे चलते हुए क्या होगा, प्राइस ज्यादा होगी कम होगी। इवन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बार बार दावे किए जाते हैं कि चीजें बेहतर होंगी, हम कोशिश करें, लेकिन आवाम को रिलीफ फ्राहम करने में नाकाम रही है गवर्नमेंट। आने वाले वक्त में क्या कुछ बेहतर हो पाएगा, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले तो जी अब्दुर्रहमान हमारे साथ हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं अब्दुर्रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ अहमद शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद है जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से बात कर रहे थे टॉप स्टोरीज के हवाले से, डॉलर की कीमतें हमें फ्लक्चुएट होती हुई नजर आ रही है अब्दुर्रहमान। अगेन एंड अगेन दावे किए जाते हैं कि कंट्रोल में आ जाएंगे, बट एक्चुअली में बहुत ही आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कल क्या सूरत हाल होंगे। करंटली हम जहाँ पे स्टैंड करते लगता है कीमतें इसी तरह से बढ़ती रहेंगी, या एट सम पॉइंट अगर कम होती हैं तो वहाँ पर हम स्टेबलाइज कर सकेंगे डॉलर को। थैंक यू फातिमा। देखिए, ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये बड़ी ज़रूरी होती है। यहाँ पर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसकी कीमत हम अपना रुपया जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है, उस सूरत में दे रहे हैं, और इम्पैक्ट एक आम बंदे से लेकर टॉप का जो सनतकार है उस तक पड़ता है, चाहे वो एक्सपोर्ट करता हो चाहे वो इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट करता हो तो उसका ज़्यादा कड़ाका निकलेगा, एक्सपोर्ट करता है तो उसकी जो एलजीज का मसला है या कोई भी जो उसकी वो तमाम मसाइल जो उसके साथ जुड़े रहेंगे। तो ये देखें, फिर इसका जो इंपोर्ट बिल हमारा सबसे बड़ा है, कोई 18 अरब डॉलर के करीब जो फ्यूल प्राइसेस का है, वो बड़ा इम्पैक्ट होता है जब रुपया हमारा गिरता है। तो ये सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें अभी भी नज़र नहीं आ रहा। कभी कहा जाता है कि यहाँ पर इमरान खान की गिरफ्तारी, कभी फिर जो है वो कोई ना कोई रोला डाल दिया जाता है। वज़ीर ख़ज़ाना चेंज करके भी देख लिया, साहब करके भी देख लिया, साहब डार आ गए। एक दो अच्छी खबरें हैं कि थोड़ा जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई है, लेकिन दूसरी जानब जब हम देखते हैं कि यहाँ पर लेवी टैक्स जो है वो नहीं लगाया गया, जो कि IMF की बुनियादी शर्त थी। अब जब IMF के साथ डील कर रहे हैं तो उनकी शराइत पूरी नहीं करेंगे तो फिर कोई ना कोई मसला आ जाएगा, जो दोस्त ममालिक से कर्जे लेने हैं उस सूरत में। तो अब ये हमारे वो बहुत बुरे फंसे हुए हैं, क्योंकि कर्जों पर हुकूमत चल रही है। एक बहुत अच्छी खबर ये है कि सैलाब की वजह से जो अमदाद आ रही है डॉलरों की सूरत में, वो थोड़ा बहुत इन्हें सहारा दे जाएगी, या जो कुछ कर्जे जो है वो रीशेड्यूल होंगे इनके ना, वो फ़ायदा हो जाए, कुछ वक्त मिल जाएगा। तो ये 1 साल या 8 महीने निकालने के लिए इन्हें बहुत एफर्ट करनी पड़ रही है कि तमाम लोगों को पता है कि ये लंबा अरसा ये हुकूमत नहीं चलने वाली। और यही सबसे बड़ा जो है मसला है कि जो डॉलर की देखें आपने बात की, जो उतार चढ़ाव होता है वो ज़्यादा डैमेज करता है चीज़ों को ना। किसी भी रेट पे, चाहे वो 200 पे या 250 पे, इवन 250 पे भी है, अगर इस पे 6 महीने ये निकाल जाएं
फिर भी जो है वो लोग अपने उस हिसाब से कारोबार जो है वो बढ़ा लेते हैं, कम कर लेते हैं, सनतकार जितने भी हैं। लेकिन जब इस तरह से कीमतें बढ़ रही होती हैं, कम हो रही होती हैं, एलजीज ओपन नहीं हो रही होती, तो ये फिर इनके लिए बड़ा मसला बनता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक्स नहीं दे रहे या 10 रुपये इजाफी के साथ दे रहे हैं। फिर जो इम्पोर्ट्स आती हैं वो दिन ब दिन महंगी होती जाती हैं। तो ये कीमतें कभी कम हो जाना, कभी ज़्यादा हो जाना, ये बिल्कुल भी जो मुल्क की मईशत के लिए जहर कातल है। इनकी स्टेबिलिटी चाहिए, चाहे वो 200 पे रुक जाए, लेकिन कम से कम फिर 4 से 6 महीने रुकना चाहिए। जैसा आपने बात की पेट्रोलियम प्राइसेस में भी हमने कमी देखी, बट एट द एंड उसका असर आवाम पर नहीं हुआ और उससे कोई एक्चुअल रिलीफ आवाम को नहीं मिल पाया। जो प्राइसेस इंक्रीज हुई दूसरे आइटम्स की, उनमें कोई कमी नहीं आई। अहमद, आपकी ओपिनियन में क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन प्रॉब्लम्स के अंदर? क्या सिर्फ ये प्राइसेस की उतार चढ़ाव है या फिर एक्चुअली में और भी चीज़ें हैं जो कि आवाम को या हमें नहीं पता होती? जी, बहुत शुक्रिया फातिमा। एक्चुअली बात यह है, अब्दुर्रहमान साहब ने ये बिल्कुल सही बातें की हैं। बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं और सबसे पहली बात यह है कि जो डॉलर का उतार चढ़ाव है ना, वो बेसिकली फंडामेंटली होता है। कोई इकॉनमी फंडामेंटली अगर ग्रो कर रही है तो उसमें ऑब्वियसली फिर उसकी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो जब वो फंडामेंटली वीक होती है तो फिर बहुत सारी जो है ना अनसर्टेनिटीज होती हैं, फिर आर्टिफिशियली कभी कुछ चीज़ें रोकनी पड़ती हैं, कभी ऐसा होता है कि वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि फ्यूचर इसका क्या होगा। अभी करंटली सिचुएशन ये है कि इंडस्ट्री तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। हमारी इंपोर्ट इंडस्ट्रीज तो बिल्कुल ही डैमेज हो चुकी हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर्स भी, काफ़ी सारे यूनिट्स हमारे एक्सपोर्ट के भी अब बंद हो चुके हैं। तो इस सिचुएशन में टेम्पररी हमारा डॉलर गिर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। टेम्पररी तो कुछ चीज़ें होती हैं वो मार्केट में, अगर जैसे अभी रिसेंटली एक न्यूज़ थी और अभी तक उसको मतलब इस तरह की न्यूज़ वेरीफाई नहीं होती इजीली, लेकिन वो न्यूज़ क्या थी कि इसाक डार साहब ने आके एक एंट्री अपनी सॉलिड शो करनी होती है कि हम आए हैं तो हमने चीज़ें आते ही सब कुछ ठीक कर दी। हालांकि ये कोई ओवरनाइट चीज़ें ठीक होने वाली नहीं होती। उन्होंने जो स्टेट बैंक के पास हमारे रिजर्व्स या जखीरा पड़ा होता है, उनमें से कुछ पैसा मार्केट में थ्रो किया। वो थ्रो करने से सप्लाई आर्टिफिशियली टेम्पररी थोड़ी सी बढ़ाई डॉलर्स की, जिससे अल्टीमेटली 10-12 रुपए 13 रुपए का डॉलर की प्राइस का गिरना एक नॉर्मल चीज थी। सेकेंडली चीज ये है कि अभी डॉलर ओवर वैल्यू है। मेरा एक जाती ख्याल है कि इसकी एक्चुअल प्राइस 212 से लेके 218 रुपए के करीब बनती है। अच्छा, ओवर वैल्यू किस तरह से? जी, एक रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आता है स्टेट बैंक की तरफ से, उससे हमें आइडिया होता है कि क्या वो डॉलर ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है। अभी वो डॉलर को थोड़ा सा ओवर वैल्यू कह रहे हैं उसी एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग, और वो थोड़ा सा साथ में उसको सपोर्टिव कुछ अपनी स्टेटमेंट्स इशू करते हैं। तो उस सारे डेटा को देखा जाए तो 212 से 218 रुपए आज के मुताबिक उसका एक्चुअल रेट बनता है और इसी के अराउंड रहना चाहिए, ना इसको नीचे जाना चाहिए, वो भी नुकसानदेह चीज होती है अंडर वैल्यू होना, ना ओवर वैल्यू होना चाहिए। अच्छा, दोनों सूरतें नुकसान। ओवर वैल्यू के पीछे क्या रीजन आपको नजर आता है? ओवर वैल्यू के पीछे बहुत सारे मल्टीपल रीजंस होती है। एक तो ये है कि सप्लाई और डिमांड का ही सबसे बड़ा जो है ना इसमें रोल प्ले होता है। तो ये जब तक सप्लाई और डिमांड प्रॉपरली चलती रहती है उसके हिसाब से वो, तभी तो ये IMF की भी एक कंडीशन थी रिसेंटली कि आपने डॉलर को आर्टिफिशियली नहीं कंट्रोल करना, आपने जो एक्चुअल मार्केट अपना रेट डिसाइड करेगी आपने वो चलने देना, चाहे वो बढ़ता रहे चाहे वो गिरता रहे। तो बाकी दुनिया में भी ऐसे ही होता है, फ्री ट्रेड होती है ये डॉलर्स की भी। तो यही एक फैक्टर है कि हमारे ख्याल में डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग। सेकेंडली ये है कि इन्होंने अपनी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा कंट्रोल की हुई है। हमारे बहुत सारे कंटेनर्स इंपोर्टर्स के बाहर की दुनिया में खड़े हुए हैं, जिसमें हमें जुर्माना पड़ रहा है काफी सारा। ये इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ज्यादा पिछले दिनों रोते भी रहे हैं इस बात पे कि आप हमारी वो तो LCs या वो कंटेनर्स को क्लियर करवाएं। तो जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे हमें इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंपोर्ट नहीं करने देंगे तो डॉलर बाहर इतना नहीं जा सकेगा। अल्टीमेटली डॉलर की सप्लाई हमारी डिमांड से बढ़ जाएगी। तो ये है डॉलर को कंट्रोल करने के लिए।
कंट्रोल इसमें जो सट्टेबाज है ना वो बड़े मुतहरक हो जाते हैं जब इस तरह की सूरत हाल होती है इंस्टेबिलिटी की। तो अल्टीमेटली 2-3 चीज़ें होती हैं जो कि ऊपर ही जानी होती हैं, जैसे गोल्ड हो गया, जैसे डॉलर हो गया। तो फिर इसमें सट्टेबाज जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, अपना पैसा निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्री डैमेज हो रही है, जो रोज़मर्रा के काम करने वाली प्रॉपर्टी इवन, वो सारा पैसा इसमें लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें बताया जाता है और कुछ समझ बूझ भी होती है कि अल्टीमेटली डॉलर ऊपर जाएगा, जैसे 250 तक तकरीबन चला गया। फिर वो सट्टेबाज एक्टिव होकर पैसा कमाते हैं, और जब थोड़ी सख्ती होती है बैंकों पे, हुकूमत थोड़ी इस पे स्ट्रिक्ट बिहेव करती है, तो फिर वो सट्टेबाज बीच में से निकल आते हैं और चीज़ें असल वैल्यू में आना शुरू हो जाती हैं। इसमें एक फैक्टर और ऐड कर दूं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं तकरीबन 30 से 35% डिप ले चुकी है। अभी 80 डॉलर से लेके $86 के दरमियान ब्रेंट और WTI क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है, जो कि लास्ट शो में जब मैं आया था उस वक्त वो तकरीबन $105 के करीब ट्रेड कर रहा था। तो उससे पहले जो रेगुलर इसकी प्राइस चल रही थी 110 से $120 के करीब चल रही थी, तो एक रीजनेबल ड्रॉप आया है। उसका इम्पैक्ट हमें फ्यूचर में नजर आ सकता है ये पेट्रोलियम प्राइसेस फर्दर डिक्रीज करके। तो तब फिर इंशाल्लाह कंसीडर कर सकते हैं कि हमारी जो इन्फ्लेशन है उसको डाउन करने के लिए ये फैक्टर रोल प्ले करेगा। शेख साहब उसमें तो लेवी टैक्स उनका मुहद्दा है ना कि लेवी टैक्स जो है वो बढ़ाया जाएगा, 50 रुपए तक लेके जाया जाएगा। मिफ्ता तो लगा रहा था, भी सागदार ने नहीं लगाया, बल्कि कुछ 10 रुपए नीचे जो लाया गया ये IMF की मंजूरी के बगैर लाए गए हैं। तो ये एक बड़ा आने वाले दिनों में इस पर पड़ेगा। उसमें कोई असर तो नहीं हुआ, बिकॉज पेट्रोलियम प्राइसेस तो कम हो गई, लेकिन जो चीजें महंगी हुई इस इंक्रीज की वजह से, वो अगर आप मार्केट में जाएं तो आपको रेट के ऊपर, और ये मैंने कल एक्चुअली में नोटिस किया कि आपको रेट के ऊपर ब्लैक मार्कर लगा हुआ नजर आएगा, और वो अभी तक हटाया नहीं गया। अगर कोई चीज पहले 500 रुपए की थी तो वो इस वक्त 800-1000 रुपए के बीच ही जा रही है, और वो कंट्रोल दोबारा से लाना कितना मुश्किल होगा। देखिए फातिमा, अब यहाँ पर मसला और ये मज़ेदार चीज़ है कि पंजाब में जो हुकूमत है ना वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तमाम जितने भी यहाँ पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है उनके अंडर आते हैं, ज़रिए इंसामिया का ये काम होता है। मरकज़ में हुकूमत है नून लीग की, जो कि उनकी आपस में दोनों की जो बदतरीन मुखालफत है, 36 का आंकड़ा इन दोनों के दरमियान। तो अब ये क्यों कोशिश करेंगे कि कीमतें नीचे आए ना। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो ये सबसे अच्छी सूरत हाल होगी कि जितनी कीमतें बढ़ती हैं, जितनी तनकीद होती है वो फेडरल पे होगी, शहबाज शरीफ पे होगी, उनका तो ये फ़ायदा है। इसी वजह से वो कीमतें नीचे करवाने की कोई संजीदा कोशिश अभी तक ना हुई है, ना आने वाले दिनों में होगी। जब तक पंजाब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, कीमतों में कमी का जो है वो आपको, लेकिन दूसरे प्रोविंसेस में भी कोई चेंज तो नजर नहीं आ रहा। तो क्या देखिए जो फूड आइटम्स हैं उनकी मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। लाहौर में चीज़ें और तरह की मिलेंगी, महंगी मिलेंगी, सब्जियां वगैरह। फैसलाबाद में फ्रूट सब्जियां थोड़ी सस्ती मिलेंगी, लेकिन जो दूसरी चीज़ें जो बाहर से आने वाली हैं वो थोड़ी महंगी मिलेंगी। ये थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। लेकिन जो अभी सूरत हाल सैलाब की वजह से बनी है उसमें ज़्यादा सिंध का और बलूचिस्तान का कबाड़ा हुआ है कि वहाँ पर जो सब्जियाँ थी, फ्रूट्स थे, दूसरी चीज़ें, फिर वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रोड्स चाहिए होते हैं वो कई हज़ार किलोमीटर सड़कें बर्बाद हो गई हैं। तो वो और एक मसला उनके लिए बना हुआ। यहाँ पर पंजाब में जो हमारे यहाँ पर 10-12 इजला सेफ रहे हैं, यहाँ पर और तरह का मसला है कि यहाँ पर चीज़ें मौजूद है, लेकिन जो सरकार की जो रेट होती है वो कहीं पर नज़र नहीं आती। यानी कि जो कीमतें कम हो सकती हैं वो भी किसी वजह से नहीं करवाई जा रही, ताकि जो एक मुखालिफ लोग हैं वो पिटते रहें। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि सैलाब के हवाले से जो हमें डिफरेंट डोनेशंस मिले हैं डिफरेंट ममालिक से, वो किस तरह से इनपुट कर सकती हैं इकॉनमी को एटलीस्ट आर्टिफिशियली स्टेबलाइज करने में। लेकिन इससे पहले कि हम इस सवाल की तरफ आए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मजा आएगा हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे इकॉनमी के हवाले से। कोशिश रही कि अपना फोकस हम कुछ स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर रखें, स्पेशली पेट्रोलियम प्राइसेस और ओवरऑल इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है काफ़ी अफसोसनाक है। डॉलर की प्राइसेस के हवाले से भी बात की, जो फ्लक्चुएशंस हमें नजर आ रही हैं, क्या एक्चुअली में उसका कोई फायदा आवाम को होते हुए नजर आएगा लॉन्ग टर्म में, एंड ऑन द ग्राउंड एक्चुअली में क्या कोई डिफरेंस पड़ता है अगर डॉलर की प्राइसेस चेंज होती हैं। एटलीस्ट अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि चीज़ें बेहतर हों। करंटली अगर हम इम्पोर्ट बैन की बात करते हैं, कहाँ पर स्टैंड करता है? रिसेंटली रूमर्स यही थे कि ख़त्म हो चुका है, अब इंपोर्ट को बैन नहीं किया जा रहा।
अहमद, इसके ऊपर जरूर कमेंट कीजिएगा, क्या अभी भी इंपोर्ट बैन है? जिस तरह आपने जिक्र किया कि कई सारे कंटेनर्स अभी भी दूसरे ममालिक में पड़े हुए हैं, क्या इम्पैक्ट होगा ओवरऑल हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, हमारे बिजनेस या इंडस्ट्रीज के ऊपर? जी, एक्चुअली ऐसे है कि एक होता है बैन, वो नोटिफिकेशन इशू करते हैं कि जी हमने फलां चीजें बैन कर दी, जैसे ये स्टार्ट पे किया था, वो नहीं है, क्योंकि उस पे आईएमएफ ने इनको बहुत ठीक ठाक जो है ना वो निगोशिएट करते हुए प्रॉब्लम क्रिएट की थी इस पे कि आप कैसे बैन कर सकते हैं, क्योंकि फ्री ट्रेड एक जो है ना तकरीबन तमाम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की एक स्लोगन है, वो कहते हैं जी कि ये हमारा ये करना ही करना चाहिए। ये ट्रेड जब फ्री होती है, वो कहते हैं जी ये हेल्दी कंपटीशन की वजह से बहुत सारी चीजें इंप्रूव होती हैं हर कंट्री में। तो एक तो ये है ऑफिशियल बैन। ऑफिशियली बैन जो की थी चीजें वो सारी खत्म हो चुकी हैं। एक इंटरनली या हिडन वे में, या जिसको हम कहते हैं कि कंट्रोल, वो है स्टेट बैंक। अनऑफिशियल। जी, अनऑफिशियल वो ऐसे है कि स्टेट किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने या किसी पर्सन ने कुछ इंपोर्ट करना है, तो वो कहता है जी कि आप हमें पूरी जस्टिफिकेशन दें अगर $1 लाख से ऊपर की कोई प्राइस बनती है। तो जब भी $1 लाख के ऊपर की इनवाइस बनेगी, स्टेट बैंक को ऑफिशियली ये पूरी जस्टिफिकेशंस देंगे। उसके बाद जो बैंक है, स्टेट बैंक अलाउ करेगा उसको किसी सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है जी ये बड़ी अर्जेंट चीज है या इसका रोल होगा, तो हम उसको अलाउ कर देते हैं जो नई रोल प्ले करेगा। लेकिन कहने की हद तक यही है, एक्चुअली ये है कि वो तकरीबन बहुत सारी चीजें हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए भी इंपोर्ट करना बड़ा मुश्किल बना हुआ है। हमारी इकोनॉमी है बेसिकली सारी की सारी इंपोर्टेड इकोनॉमी, मैं तो अक्सर कहता हूँ, वो इसलिए कि हम इवन एक्सपोर्ट भी कोई चीज करते हैं तो उसका रॉ मटेरियल भी हमारा इंपोर्ट होता है। हम जितनी गाड़ियां चला रहे हैं, ये सारा कुछ जो उसमें डीजल पेट्रोल सारी चीजें इंपोर्ट होती हैं। तो अक्सर मैं तो ये बात अक्सर करता होता हूं कि हमारी 3-4 इंडस्ट्रीज या लॉबीज हैं जो ये पूरी की पूरी इकोनॉमी प्लान करती हैं, जो पूरी की पूरी इकोनॉमी की लेजिस्लेशन, बजट, वो हर चीज डिसाइड करती है, जिसमें एक ऑटोमोबाइल हमारी लॉबी है, शुगर लॉबी है, उसके अलावा हमारी पेपर लॉबी है, स्टॉक एक्सचेंज लॉबी है। तो ये 4-5, और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट लॉबी है, ये 4-5 सेक्टर्स मिलके, इनके जो टाइकोन्स हैं वो मिलके कुछ पॉलिसीज बनाते हैं। आवाम बेचारी रगड़ी जाती है हर फैक्टर में, हर सेक्टर में, और इन लोगों के लिए कोई ना कोई मराहत, कोई ना कोई चीज, इंसेंटिव कुछ इस तरीके से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करके दी जाती है टैक्सेस में कि ये बच जाते हैं बाकी सारे लोग। तो जब तक ये 5 लोगों के या 5 सेक्टर्स की हम कह लीजिए कि बेनिफिट के लिए सारी की सारी इकॉनमी मैनिपुलेट नहीं की जाएगी, तब तक ये मसले हल नहीं होंगे। तो ये 5 लॉबी से जान छुड़ाना जरूरी है, और यही सारे लोग हैं जो पार्लियामेंट में भी बैठे हुए हैं। शुगर माफिया सबसे तगड़ा है, ऑटोमोबाइल माफिया। अब ऑटोमोबाइल का मसला क्या है कि हम पार्ट से लेके हर चीज इंपोर्ट करते हैं गाड़ियों की, और जितनी ये गाड़ियों की कंपनी है, इनके साथ हमारी हुकूमत ने मुआहदे किए थे कि हम आपसे जो गाड़ी, आप यहाँ पे प्लांट लगाएंगे, एक एक पार्ट हम आपके मुल्क से इंपोर्ट करेंगे, और ये गाड़ियां एक्सपोर्ट भी नहीं करेंगे। तो जब हम सारा कुछ इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम तो रहेगी। अब्दुर्रहमान, ओवरऑल जिस तरह उन्होंने मेंशन किया कि एक्सपोर्ट्स हमारे अभी तक ग्रो नहीं हो पा रहे, इनफैक्ट अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो सिग्निफिकेंट डिक्रीज एक्सपोर्ट्स के अंदर देखा गया। डिफरेंट कंपनीज जो पहले पाकिस्तान के साथ काम करना चाह रही थी, वो अब एट द मोमेंट नहीं कर रही, या ऑलरेडी वो पाइपलाइन में है और उसको कुछ देर और इकोनॉमी को देखा जा रहा है, नोटिस किया जा रहा है कि क्या कुछ चेंजेस आते हैं, बेहतर चेंजेस आते हैं, नहीं आते, क्या असर होगा ओवरऑल एक्सपोर्ट्स के ऊपर हमारे? फातिमा, देखिए भुट्टो दौर से ही हमने ये तय कर लिया था कि बाकी ममालिक की तरह जो है ना, हमने एक्सपोर्ट पर तवज्जो नहीं देनी, लेकिन जो अपने लोग हैं ना पाकिस्तानी हैं, वो एक्सपोर्ट करने हैं। ये हमारा सबसे बड़ा काम है। सबसे ज़्यादा जो आबादी के तनासब से जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए काम कर रहे हैं, जिनको हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते हैं, तो ये तकरीबन कोई 10 मिलियन के अराउंड बनते हैं लोग ना। वही सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला वापस भेजते हैं, वो हमारी एक्सपोर्ट से कहीं ज़्यादा होता है, और उसी वजह से जो है वो हम को थोड़ा बहुत जो इकानमी को सांस मिलता है या चीज़ें मिलती हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि हम सिर्फ उसी पर तवज्जो देते हैं। और अभी भी कल परसों में वो सऊदी सफीर का ट्वीट पढ़ रहा था कि अभी भी पाकिस्तानी जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इन 3 ममालिक से जो लोग बाहर जाते हैं, उसमें पाकिस्तानी अभी भी सर फहरिस्त हैं कि जो बाहर लोग जा रहे हैं।
ये इस पे बड़ा ज़्यादा फोकस हुकूमत का भी होता है, सभी का होता है, ताकि वो लोग जो है वो बाहर से पैसा भेजते रहें। तो ये इतना फोकस अगर हम यहाँ पर इंडस्ट्री पे अगर कोई करता भी है, जैसे इमरान खान ने थोड़ा बहुत किया, माजी में भी कुछ हुकूमतों ने किया, परवेज़ मुशर्रफ दौर में भी थोड़ा फोकस हुआ था, लेकिन उसकी जो डीप में नहीं जाया जाता ना कि आखिर मसले कहाँ पर। अब देखें, अगर हम एक्सपोर्ट पे थोड़ा फोकस करते हैं तो हमारी जो फूड क्राइसिस है वो बढ़ जाता है। 10-15 अरब डॉलर का जो हम वो फूड आइटम्स बाहर से मंगवा लेते हैं, जिसमें गंदम भी होती है, जिसमें कपास भी होती है, जिसमें दूसरी तमाम आइटम्स हैं। ये कोई 5 अरब डॉलर की तो हम जो है वो पाम ऑयल बाहर से मंगवा लेते हैं। यहाँ पर फोकस नहीं किया जाता कि यहाँ पर इतने बड़े जो रकबे हैं उसका क्या करने। हम चीनी लगा लेते हैं और फिर वो जब सरप्लस हो जाती है तो फिर वो उसको बाहर भिजवा देते हैं। बस ये हमारा टोटल है, लेकिन इतना बड़ा जो हम डेफिसिट है वो बर्दाश्त किए जा रहे होते हैं। फिर इसमें जो शेख साहब ने बताया कि ये कुछ 40-50 घराने जो लीड है जो पाकिस्तान की ना, देखिए टेक्सटाइल में भी जब सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही लोग उठाते हैं। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ये तमाम लोग देखिए इमरान दौर में वो सबसे ज़्यादा क्लेम करते हैं कि एक्सपोर्ट की, लेकिन गाड़ियाँ जो लग्जरी गाड़ियाँ वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भी उनके दौर में हुई, MG वगैरह दूसरी। तो ये एक बड़ा मसला है कि हम एक जानब से जो है वो थोड़े पैसे अगर अपनी मेहनत से बाहर से कमा लेते हैं तो ज़्यादा पैसे उसी मद में जो है वो खर्च करने पड़ते हैं। अब इतनी बड़ी एग्रीकल्चर कंट्री है और वो कपास बाहर से मंगवा रही होती है और मुसलसल मंगवाई जा रही है। गंदम हमारी ख़त्म हो गई है, अगर ना मंगवाई गई तो ये 4000 रुपये मन जो है वो हो जाएगी। पाम ऑयल हम बाहर से मंगवा रहे हैं, हर चीज़ जो है वो खाने की वो बाहर से आ रही होती है। तो ये हमारा बड़ा मसला है पॉलिसी का कि कुछ भी ये पॉलिसीज़ बनाई इस तरह से जाती हैं कि कोई मतलब हम कोई समझ लें कि दिवालिया होने से बचे रहें, बस मुल्क चलता रहे। और ये साग डार का तो पुराना फार्मूला है कि यहाँ पर कंट्रोल इकानमी जो चलाता है ना, कोई भी जो है वो हुकूमत से जो बाहर ना निकलने पाए, उसका अल्टीमेटली जो सैलरीड पर्सन है उनको तो थोड़ा फ़ायदा हो जाता है कि महंगाई की रेशो कम होती है, लेकिन जो हमारा एक्सपोर्टर्स है, जो टेक्सटाइल ओरिएंटेड लोग हैं, वो तमाम के तमाम बांग्लादेश या दूसरे ममालिक में जाना शुरू कर देते हैं। देखें, यहाँ पर जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्यों जाते हैं दूसरे ममालिक में? इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर उन्हें जो ईस्ट टू डूइंग बिजनेस है, वहाँ पर महंगाई कम है, वहाँ पर स्टेबिलिटी है, वहाँ पर तंग करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर ईस्ट टू डूइंग बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कुछ 50 के करीब महकमे होते हैं जो उनकी जान खा रहे होते हैं। यहाँ पर टैक्सेशन वाले अलग हैं, दूसरे तमाम महकमे सरकारी। देखिए, एक टेक्सटाइल ओनर से एक सरकारी मुलाजम जो गस्टेड ऑफिसर हम कहते हैं वो ज़्यादा कमा रहा होता है और ज़्यादा बेहतर जो है लिविंग स्टाइल में रह रहा होता है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि एक नैब वाला बंदा या एक FIA वाला या एक पुलिस इंस्पेक्टर वो ज़्यादा कमाई कर रहा होता है एक टेक्सटाइल वाले से। इससे आप एक जो वो बड़े फ़र्क का अंदाज़ा लगा लें। प्रॉपर्टी में इनकी डंपिंग बहुत ज़्यादा है। फिर ये जो टेक्सटाइल वाले या दूसरे है, इनकी सबसे ज़्यादा लालच जो है वो जब गवर्नमेंट इन्हें रिफंड देती है, पैसा देती है, रिबेट्स मिलती हैं, वो सारा का सारा प्रॉपर्टी में ला के डंप कर देते हैं। अब फैसलाबाद का कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है ऐसा नहीं है जिसने अपनी कॉलोनी ना बनाई हो या कहीं ना कहीं इन्वेस्ट ना किया हो। तो ये देखिए, ये एक बड़ा मसला है। इन पर पाबंदी होनी चाहिए। जो जिनको गवर्नमेंट किसी ना किसी शोबे में कोई फ़ायदा दे रही है वो कम से कम प्रॉपर्टी में जो है वो अपना पैसा ना लगाएं। एंड ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट आपकी कहाँ होती है और किस तरह से होती है इसको भी नोटिस करना बड़ा जरूरी है और लिमिट करना जरूरी है। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, गुजरात से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, कौन बात कर रहे हैं? मिर्जा जुबैर गुजरात से बात कर रहा हूँ। जी बताएं, कुछ पूछेंगे या कुछ शेयर करेंगे? मैडम मैंने इसलिए कॉल की है कि आजकल जैसा कि आपको पता है महंगाई का दौर बहुत ज्यादा चल रहा है जी। इस हवाले से परेशानी है कि इन वजीर है जो सब इनको चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि जो खाने पीने वाली शैन है इन पर टैक्स कम करे, इन पे जो महंगाई इस चीज में जो करे। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे गुजरात से जिनका कहना था कि गवर्नमेंट को फूड आइटम्स पर प्राइसेस कंट्रोल करने की ज़रूरत है और खाने पीने की जो रोज़मर्रा की अशिया हैं वही जब आवाम की पहुंच से बाहर हो जाती हैं तो बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन पैदा हो जाती है। देखिए, इनका जो वो जाली अरस्तू है जो एहसन इकबाल नाम का, इनका नून लीग सबसे ज़्यादा उसे पेश करती है कि ये बड़ा लिखा विजनरी इंजीनियर है वगैरह वगैरह। वो चाय के हवाले से कह रहा था, ठीक है वो इम्पोर्ट होती है तो चाय इन्होंने तजर्बा किया था KP में लगाने का, वो क्यों नाकाम हो गया ना। वो कंपनीज को आप इधर लाएं, इधर लगाएं, चाहे एक्सपोर्ट करें बजाय इसके कि आप जो है वो एक बिला वजह की। अच्छा, ऐसी तनकीद तो वो बंदा करता है ना जो हुकूमत में ना बैठा हो। सबसे ज़्यादा टाइम हुकूमत में गुजारा है, अभी भी फेडरल हुकूमत में मौजूद है और उसके बाद इनकी जब तनकीद सुनी जाए तो अंदाज़ा होता है कि ये लोग अपोजिशन में
जैसे इमरान खान अभी निकल के कह रहे होते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, भाई 3.5 साल किसने रोका इन्हें करने से ना, ये एक बड़ा मसला है हमारा। एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे ही लग रहा होता है जिस तरह से आउटसाइड ऑफ द गवर्नमेंट बात करें, जो कि एक्चुअली में इन्हीं की गवर्नमेंट चल रही होगी या रिसेंटली इनकी गवर्नमेंट खत्म हुई होगी। तो आई डू वंडर कि ऐसा क्या है जो इनको ये स्टेप्स उठाने से या ये पॉलिसी चेंजेस जिनकी ये बात करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, तो रोकता क्या है इनको ये चीजें करने में? इसमें मैं थोड़ा सा फातिमा मैं ऐड करूंगा कि जैसे अभी अब्दुल रहमान साहब ने कहा कि एक्सपोर्ट हमारी इतना फोकस नहीं किया जाता। अभी हमारी जो एनर्जी प्राइसेस है ना, ये गैस की हो या बिजली की हो, ये हमारे सारे एशिया में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट ये आ रहा है कि जो बहुत सारी कंपनीज हैं वो जब हमें ऑर्डर प्लेस करती हैं यहाँ पे हमारे एक्सपोर्टर्स को, तो इनको वायबल नहीं पड़ता। तो इन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी और काफ़ी हद तक निगोशिएट भी करते रहे मिफ्ता इस्माइल के दौर में, और मिफ्ता इस्माइल ने कमिटमेंट भी की थी कि हम इनको एनर्जी कंपेटिटिव प्राइसेस देंगे, $9 पे RLNG जो है ना वो फिक्स कर देंगे। इसी तरह बिजली की कीमत में भी ये तकरीबन 12 से 16 रुपए फी यूनिट कमी करेंगे। एक्सपोर्ट यूनिट्स 5 हैं, जीरो रेटेड सेक्टर्स हम उनको कहते हैं, जिसमें टेक्सटाइल है, स्पोर्ट्स है और सर्जिकल मेन है, बाकी लेदर और कारपेट इंडस्ट्री है। तो इन्होंने इन सबसे कमिटमेंट की थी और ये बड़े कॉन्फिडेंटली अपने एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए, ऑर्डर्स लेने के लिए एक्टिव भी रहे। अभी रिसेंटली सागदार ने आते ही उस पर वर्क शुरू किया है कि ये हमारे लिए वायबल नहीं है। जब ये वायबल नहीं होगा तो अल्टीमेटली ये तमाम एक्सपोर्ट सेक्टर्स वो बड़ा बैडली डैमेज होंगे, अफेक्ट होंगे। उस जो थोड़ी बहुत स्टेबल हुई है या इंक्रीज हो रही थी वो दोबारा से डिक्रीजिंग साइड पे आ जाएगी। सेकेंडली, जो अभी अब्दुल रहमान साहब कह रहे हैं कि जी बहुत सारे ये लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट रोकने का बजाय इसके कि हम बैन करें, उस पर यह है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो कमर्शियल या ये शहर के अंदर वाली प्रॉपर्टीज हैं, इस पे हम अपना टैक्स रेट बढ़ाते रहें, क्योंकि ये रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे कम टैक्स चार्ज करने की रेशियो है। सेल्स टैक्स तो इस पे है नहीं इतना। एक पैटर्न रहा है इन द पास्ट जहां पर बार बार आपको इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर्टी में नजर आती है, प्रॉपर्टी वैल्यू इंक्रीज बहुत ज्यादा होती हुई नजर आती है। अच्छी बात है या बुरी बात है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं। कहीं मिल जाएगा हमारे साथ जुड़े। वेलकम बैक टू डे 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी एस्पेक्ट्स के बारे में हमने बात की। आगे बढ़ते हुए कोशिश करते हैं कि डिस्कशन को रैप अप करें। अब हमारे पास कुछ ही वक्त बाकी है। अब्दुल रहमान, ओवरऑल हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया, डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात की, बट मूविंग फॉरवर्ड क्या आपको लगता है कि इस गवर्नमेंट के दौरानिए में कुछ बेहतर हो पाएगा, आवाम को किसी भी तरह का रिलीफ मिल पाएगा? फातिमा, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि इस गवर्नमेंट के होते हुए कुछ होएगा, क्योंकि इसमें एक तो ये मिक्स अचार बना हुआ है ना कि इतनी सारी सियासी पार्टियां इस हुकूमत में इस वक्त देखें, मासूए जमात इस्लामी के हर सियासी पार्टी हुकूमत में बैठी हुई है। PTI के पास 2 सूबे हैं, बाकी काफी जो है वो वज़ीर आला बना हुआ उनका, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और छोटी तमाम जमातें जितनी भी MQM समेत वो फेडरल गवर्नमेंट में बैठी हुई हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, बलूचिस्तान में भी उनकी बाप और दूसरी तीसरी तमाम पार्टियों का इत्तेहाद है। तो कोई भी बंदा जो है वो बाहर नहीं बैठा हुआ और हर बंदा जो है वो तनकीद कर रहा है। अब कोई भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के देख लें, मरियम की निकाल लें, इमरान खान की निकाल लें, शहबाज शरीफ की निकाल लें, कोई भी बंदा जो है वो इशू पे बात नहीं कर रहा, कोई महंगाई पे बात नहीं कर रहा। कितने महीने यहाँ पर सैलाब पे हो गए और मीडिया का फोकस था कि शहबाज गिल को मार पड़ी या नहीं पड़ी। उसके बाद जो अब ये है कि लीक्स हो गई या वो उसका ये लीक हो गया, किसी का साइफर गुम हो गया, पब्लिक को उन इश्यूज पर उलझाया गया है कि जो इश्यूज बनते ही नहीं है, जो नॉन इश्यूज हैं वो हमारे यहाँ जो है वो सबसे ज्यादा मीडिया पे मसला हमारा। महंगाई पे तो कोई बात ही नहीं करता कि ये भी कोई बड़ा मसला है। अभी ज़िमनी इंतखाबात शेड्यूल हैं, 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में होंगे, कोई 8 हल्कों में, अगर वो किसी वजह से मुलतवी ना हो गए तो उसमें देख लें इन सियासी पार्टियों को कितनी मार पड़ने वाली है। तो ये एक बड़ा मसला है कि अब इन पर लोग इत्माद करने के लिए तैयार नहीं है। जो बिग प्लेयर्स हैं मार्केट के वो इत्माद करने के लिए तैयार नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट चुप करके घर बैठा हुआ, किसी भी शोबे में कोई भी पैसा नहीं। जो बेचारा प्रॉपर्टी की अभी बात हो रही थी, 20% तक टैक्स लगा हुआ है, फाइलों पे लोग कारोबार कर रहे हैं। तो कोई भी मतलब गर्ज के कोई ऐसा शोबा जिसमें लोग पैसा निकालने के लिए तैयार बैठे हैं। मूवमेंट कहीं पर भी बाजारों में इवन के जो है वो रश नहीं नजर आता। एंड दैट इज सो ट्रू कि आपको लिटरली डिफरेंस नजर आता है, विजिबल है। मतलब ऐसे भी नहीं है कि आप बातों में जिक्र कर लेते हैं, आपको नजर आता है विजिबली। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
जी वालेकुम अस्सलाम, साजिद अंजराब बोल रहा हूँ पत्तोकी से। जी बताएं, कुछ सबसे पूछेंगे, पहले कुछ तो शेयर आपको करेंगे। और आपके मौजूद मेहमानों को मैं बहुत सारा सलाम पेश करता हूँ, सुबह वालेकुम पेश करता अस्सलाम। हूँ और बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम पेश कर रही हैं आप। थैंक यू। मेरा सवाल है आपके मौजूद मेहमानों के कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी और कुछ ऐसे अहबाब जो दूसरे कंट्रीज में अपने रोजगार की रही अपने सिस्टम के लिए जाते हैं, जी तो उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात हैं कि जो गवर्नमेंट जो इम्पोर्ट का सिस्टम है वो वहां से नहीं कर सकते, उनका वजन का भी सिस्टम काम है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट जो है इस पे इतना खातरखानी कर रही कि पोर्ट्स और स्पोर्ट्स से मतलब हमें बहुत सारी ऐसी चीजों की जरूरत होती है कि जो हम दूसरी ममालिक से खरीदना चाहते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम बस आखिर की नजर हुए हैं और हम कोई इतना अच्छा जो कहीं दूसरे मुल्क से हमें जो चीजें मिल रही होती है सस्ती भी, हम उनको खरीदते नहीं है, जैसे हमारी जो मैशियत है उसमें भी काफी जो है ना बेहतरी नहीं आ रही। तो मेरा ये सवाल रहेगा कि क्या गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा दूसरे ममालिक से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करे ताकि हमारे मुल्क में जो बहरान आया हुआ है मुख्तलिफ चीजों का उसमें कमी आ सके। तो मैं यहाँ पे गवर्नमेंट से खुद ही गुजारिश करूंगा और आपके वसाल से भी यही कहूंगा, क्या गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो चीजें हैं, जो महंगी चीजें हो रही हैं, जिसमें ये बहुत सारे बहरान आए, आटे का भी बहरान अभी भी चल रहा है और ये टमाटर और इस तरह की चीजें होती है, क्या गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि वो अपनी इस तरह की चीजें अपने पड़ोसी ममालिक से और दूसरे ममालिक से वो इस तरह का लेन देन करे? बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे जिन्होंने मेंशन किया गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हवाले से। अहमद, आप हमारे कॉलर की बात सुन रहे होंगे, उनका कहना था कि क्या गवर्नमेंट का फोकस इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर नहीं होना चाहिए और कितना बेहतर रहेगा हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए अगर हम इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। जी, एक्चुअली बात उनकी ठीक है कि कुछ ममालिक होते हैं जो हमें सस्ती चीज़ें दे देते हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम भी एक दफ़ा क्राइसिस आया था या हमें ज़रूरत थी तो हमने ईरान से चीज़ें इंपोर्ट की थी, वो हमें काफ़ी सस्ती पड़ी थी। तो हम बजाय इसके कि ये दूर परे के ममालिक की तरफ फोकस करें, तो ईरान के साथ हमारा बॉर्डर अटैच है, वहाँ से इवन बड़ा अरसा लगा के पाकिस्तान ने स्मगलिंग बड़ी रोकी, कंट्रोल की, क्योंकि हम बिल्कुल अटैच थे उनके साथ। तो इसी तरह अफगानिस्तान से कुछ चीज़ें आ सकती हैं, इसी तरह बांग्लादेश से कुछ चीज़ें आ सकती हैं, तो हमें इनकी तरफ फोकस करना चाहिए कि ये चीज़ें सस्ती मिलेंगी। इवन रशिया से जो है अभी अफगानिस्तान ने गंदम और वो मुआहदा किया है क्योंकि वो बहुत सस्ता दे रहे हैं, तो हमें उस पर भी फोकस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इस तरह करके हम वक्ती तौर पे जो हमारा बहरान है या ये फसलें डैमेज हुई हैं इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इससे पहले आप एक सवाल कर रही थी कि क्या इस गवर्नमेंट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, तो बेसिकली मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि तमाम जितनी भी सियासी जमातें आई हैं उनके दो प्रॉब्लम्स रहे हैं। एक तो ये रहे हैं कि वो जब हुकूमत में आते हैं ना, चाहे वो कोई भी जमात है, नाम लिए बगैर हम बात करते हैं, तमाम की तमाम जमातें जब हुकूमत में आती हैं तो तब इनका बिहेवियर, इनका एटीट्यूड, इनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी खास अच्छी नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ जब उनको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ आनी शुरू होती हैं कि अब हमने किस तरह से मुल्क चलाना है, किस तरह से इकॉनमी चलानी है, या लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी कोई चीज़ होती है, तो जब ये समझ आने लगती है उन बेचारों की हुकूमत चले जाती है, वज़ीर आज़म तब्दील हो जाता है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि ये तमाम लोगों को कभी भी पता नहीं होता कि 2 साल के बाद हमने कितना टाइम यहाँ पे स्टे करना है। जब वो अपनी पॉलिसीज भी फिर इसी 2-2.5 साल के हिसाब से बनाते हैं। 2-2.5 साल के हिसाब से कोई भी मुल्क पॉलिसी बनाएगा, और ख़ास तौर पे वो मुल्क जो पाकिस्तान जैसा स्ट्रक्चर है वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये इनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज को इंश्योर करना चाहिए। और ये मेरा एक ज़ाती ख्याल है और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि आप लोग ये जो 1-2 साल, 6 महीने, 8 महीने में फेडअप हो जाते हैं कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, पाकिस्तान के फंडामेंटल इश्यूज इतने ज्यादा हैं कि ये कम से कम 10 साल एक गवर्नमेंट एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ आए, लोग भी उसको सपोर्ट करें, प्रमोट करें कि ठीक है भाई 10 साल अब हमने जो मुसलसल जो हम तकलीफ में हैं, मुसलसल जो हम हर गवर्नमेंट को, हर वजीर आजम को बुरा भला कहते हैं, तो 10 साल एक वजीर आजम को बुरा भला कह दें, लेकिन मीनवाइल प्रेशर पुट करके रखें कि हमने ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज के लिए इनको बड़ा प्रेशराइज करके रखना है कि आप बनाएं। और 10 साल कम से कम हमें चाहिए पाकिस्तान को एक ट्रैक, एक डायरेक्शन में, अपनी एक डायरेक्शन सेट करने में। तो रिजल्ट तो अभी मेरा जाती ख्याल ये है कि अगले 20 साल तक कोई अच्छे रिजल्ट हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। हाँ, ये है कि डायरेक्शन जब सेट हो जाएगी फिर आहिस्ता आहिस्ता गुड न्यूज आना शुरू हो जाएंगे।
आपने बिल्कुल सही कहा। अफसोस की बात यह है कि इतने अरसे के बाद भी हमने कुछ ही चेहरे गवर्नमेंट में देखे हैं, कुछ ही फैमिलीज हमने गवर्नमेंट में देखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अब्दुर्रहमान प्ले करता है कि हमारे पास कोई नई चेहरे नहीं है। क्या लगता है कभी वो दिन आएगा कि हम एक्चुअली में फॉर प्राइम मिनिस्टर और फॉर अदर मेजर पोजीशंस ऐसे लोग देखेंगे जो कि एक्चुअली आवाम से निकल कर आ रहे हैं, पॉलिटिकल फैमिलीज या बैकग्राउंड से नहीं, बल्कि एक्चुअली में आवाम से, आवाम के मसले समझते हैं, एक नॉर्मल पाकिस्तानी की जो जिंदगी होती है वो समझते हैं। फातिमा, यहाँ पर मसला ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की बहुत मजबूत ग्रिप है। यहाँ पर उनकी मर्जी से ही हुक्मरान बनते हैं और मर्जी से ही ख़त्म होते हैं। अभी कोई सोच नहीं सकता था कुछ महीने पहले कि इमरान खान जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और नए लोग आ जाएंगे। साकडार इश्तियारी था, वो अभी आकर वज़ीर ख़जाना बना हुआ है। कोई कानून नाम की चीज़ नहीं होती। मरियम नवाज को उन्होंने सज़ा दी हुई थी और अब वो जो इलेक्शन के लिए अहल हो गई हैं और सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ भी वापस आ रहे हैं। भाई देखिए, ये कुछ भी ग्रेसफुली तरीके से जो है वो नहीं पब्लिक के सामने लाया जाता ना। ये चीज़ें बेहतर अंदाज में भी की जा सकती हैं। थोड़ा इसको जो है वो अवामी डेमोक्रेटिक बनाया जा सकता है और एक ट्रू डेमोक्रेसी आई होप कि हम अचीव कर पाएंगे समडे। एट द एंड ऑफ द डे हर पाकिस्तानी चाहता है कि उसका मुल्क तरक्की करे, हमारा मुल्क तरक्की करे। जब हम दूसरे ममालिक की एग्जांपल्स देखते हैं, अपने नेबरिंग कंट्रीज की एग्जांपल देखते हैं, तो दिल तो हम सबका चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी इस तरह से तरक्की करे। एंड आई होप कि वन डे हम उस पॉइंट तक पहुंच पाएंगे। जिस तरह अहमद ने कहा, 10 से 15 साल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें हो सकता है वहां तक पहुंचने में लगे। अब्दुर्रहमान, लगता है कि इस अरसे में, इस वक्त में जहां पर हम डिफरेंट इश्यूज के साथ फाइट कर रहे हैं, क्या हम डिफॉल्ट कर सकते हैं बाय चांस? देखिए, डिफॉल्ट से तो बचाने के लिए इन्हें लाए थे बड़ी मुश्किल से। हर बार जो डिफॉल्ट से बच जाते हैं, कोई भी जब नई हुकूमत आती है तो वो आके यही नारा लगाती है कि मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब था और हमने बचा लिया, और उसके बाद वो चल चीज़ें चलती रहती हैं। तो खैर, डिफॉल्ट तो इसलिए भी नहीं होगा कि कर्जे को बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और उसमें जो ज़्यादा कर्जे जो है वो यहाँ पर हमारे अंदरूनी या बैरूनी कर्जे तो शायद 130 बिलियन डॉलर के करीब हैं, या इससे थोड़े बहुत कम या ज़्यादा होंगे। तो डिफ़ॉल्ट से तो बच जाएंगे। बहरहाल एक जो ओवरसीज़ का भी एक बड़ा सहारा हमें मिलता है कि वो 30-35 अरब डॉलर जो है वो एक तरह से उधर से आ जाते हैं, फिर जो कर्जे रीशेड्यूल हो जाते हैं, ये भी एक बड़ा फ़ायदा है। सऊदीया से जो है फ्यूल की मद में भी उधार भी मिल जाता है, पैसे भी मिल जाते हैं। तो दोस्त ममालिक बहरहाल एक सहारा देते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं होती। जैसे चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी के बाद चार्टर्ड ऑफ इकानमी करना भी ज़रूरी है। पॉलिसीज़ देखें हर साल नई से नई बदलती हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। कम से कम हुकूमत चाहे कोई भी रहे, ये जापान की मिसाल दे लें, उसमें जो एवरेज हुकूमत है वो 2 साल होती है। 1 साल बाद भी वज़ीर आज़म बदल जाता है, लेकिन जो उनकी पॉलिसीज़ है इकानमी से रिलेटेड वो वही चलती हैं जो पहले से छोड़ के गए थे। अभी यहाँ पर हमारे देखें कि यहाँ पर जो शरह सूद है शायद वो 15% तक पहुँच गई है। वो पिछले साल की अगर हम बात करें तो वो 7% पे थी, यानी कि 1 साल में डबल हो गई आप। तो आप देखें कौन मतलब इतनी शरह सूद के साथ पैसे लेके कमा के खा सकता है और फिर बैंकों को भी देगा और ख़ुद भी कमाई करेगा। इतनी तो परसेंटेज मेरा नहीं ख्याल किसी भी जो है वो इंडस्ट्री के पास हो। तो ये एक बड़ा मसला है कि शरह सूद मिनिमम रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो डबल डिजिट में नहीं जानी चाहिए। देखिए इंडिया में जो महंगाई है वो शायद सिंगल डिजिट में है, इसी तरह से शरह सूद सिंगल डिजिट में है। तो ये कुछ चीज़ें तय कर ली जाएं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन्फ्लेशन रेट है, चाहे वो ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये तमाम सिंगल डिजिट में रहनी चाहिए, 9 के करीब, 9.5 के करीब। उसके बाद वापसी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, एमरजेंसी लगा दें, लेकिन उसके बाद उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ पर एमरजेंसी तब लगाते हैं जब पता चलता है कि हम बस अब डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं, तो फिर जो जाके एमरजेंसी लगती है, और फिर जब थोड़ा सा सहारा मिल जाता है उसके बाद वो चीज़ें वापस। पॉपुलर डिसीजन हर कोई लेना चाहता है, सख्त फैसले करने की किसी में ज़रूरत नहीं होती, और उसका नतीजा आपने देख लिया कि क्या निकलता है। पॉपुलर डिसीजन का आवाम बल्ले बल्ले करती है और उसके बाद जो है वो रोला पड़ जाता है। और वो चीज़ जो हम 10 रुपये की आज सब्सिडी की गवर्नमेंट से तवक्को रखते हैं, तो वो अगले साल हम उसके जो है वो 100 रुपये वापस कर रहे होते हैं टैक्स की मद में। और यही अगर हम आज 10 रुपये की मुश्किल बर्दाश्त करते हैं तो वो साल बाद जो है वो 10 रुपये की रहती है। तो ये एक बड़ा मसला है। फिर ये कौन कर सकता है? वही करेगा ना जिसकी हुकूमत 4-5 साल के लिए कम से कम होगी, ताकि कुछ सख्त डिसीजन ले और उसके बाद वो आखिरी साल में लोगों को थोड़ा रिलीफ दे। लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान की तारीख में एक भी प्राइम मिनिस्टर अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर सका, तो कौन सख्त जो फैसले जो है वो अपने गले में डालेगा ताकि फिर वो उसकी सियासत ही जो है उसका कबाड़ा निकल जाएगा। तो ये एक बड़ा मसला है कि यहाँ पर
किसी को आइडिया नहीं होता कि वो कितने सालों के लिए आया। इमरान खान 10 साल के लिए आया था, 4 साल नहीं निकाल सका ना। ये एक हमारे यहाँ मतलब जो इंटरेस्ट ऑफ इसे कह लें कि मतलब अफसोस की बात है, ये मतलब बड़ा मसला है हमारी हुकूमत के लिए, सियासी पार्टियों के लिए और पब्लिक के लिए सबसे बड़ा होता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे हर कोई यही चाहता है, अपने मुल्क की बेहतरी चाहता है। स्पेशली अगर आप आज के नौजवानों से बात करें तो आपको रियलाइज होगा कि कितना पैट्रियोटिक उनकी सोच है, उनके जज्बात हैं अपने मुल्क को लेकर। अहमद, रैप अप करते हुए अगर आप चंद लाइंस में बताना चाहें, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड तो यही है कि एक तो हम अपना का जो स्ट्रक्चर है या अपनी इकॉनमी के फंडामेंटली चेंजेस हैं वो हमें फौरी तौर पे डिसाइड करनी चाहिए। हमें ये जो गाड़ियों की इंपोर्ट है, एक तो सबसे पहले मैं तो ये कहता हूँ कि 1000 सीसी से ज़्यादा गाड़ी पाकिस्तान में होनी नहीं चाहिए, और वो भी कंट्रीज के साथ जो है ना वो कंपनीज के साथ डिसाइड किया जाए कि भाई आपने इस पे रेट लगाने हैं और उसकी फ्यूल कंजम्पशन को कंट्रोल जितना हो सके आवाम के लिए आसानी पैदा और करनी, पेट्रोल कम से कम कंज्यूम किया जाए और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को हम प्रमोट करें। बिल्कुल, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। आज हमारा फर्स्ट हाफ फोकस था हमारी इकोनॉमी के ऊपर और किस तरह से इसको बेहतर स्टेबलाइज किया जा सकता है और क्या एक्चुअली में जो पॉलिटिकल सिनेरियो आज एग्जिस्ट करता है उसके अंदर क्या ये मुमकिन भी है कि हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर पाएं, क्या मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है और क्या हमारी गवर्नमेंट इस वक्त ध्यान दे रही है, आर दे रियली श्योर कि वो क्या ट्रैक या लॉन्ग टर्म पॉलिसीज अपनाना चाहते हैं या आगे चलते हुए कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। इससे पहले कि हम अपनी नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ जाएं, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा आज के भाव। हमारे साथ मोहम्मद बिलाल डोगर मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज सोमवार की रेट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त फिर से महंगा होते हुए 400 क्रॉस कर गया है और अगर कीमत के ऊपर नजर दौड़ाएं तो सरकारी नरखनामे के मुताबिक जो है ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 403 रुपये फी किलो हो चुका है, जो कि कीमत बढ़ते हुए अगर देखें तो गुज़िश्ता रोज से 7 रुपये फी किलो इजाफा हुआ है। अंडे मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह से अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए दोबारा से ऊपर गए हैं, 244 रुपये दर्जन हो गए हैं। और अगर ओपन मार्केट में देखें तो आम छोटी दुकानों पर 260, 280 और 290 तक भी फरोख्त किए जा रहे हैं सरकारी निज़ाम से हटके, जबकि सब्जी और फल भी आज महंगे होते दिखाई दिए हैं। प्याज 3 रुपये किलो महंगा हुआ है 112 से 115, टमाटर 30 रुपये किलो महंगा हुआ है 160 से 190, आलू कच्चा छिलका 80 पे है, आलू सफ़ेद 34 पे, अदरक चाइना 240 पे है, लहसुन देसी 210 पे है, करेला 10 रुपये महंगा हुआ है 95 से 105 का हो गया, मटर सब्ज 15 रुपये किलो महंगे हुए हैं 285 से 300 रुपये किलो हो गए हैं, धनिया 25 रुपये किलो महंगा हुआ है 125 से 150 का हुआ है, सेब काला कुल्लू 10 रुपये महंगा हुआ है 210 से 200 से 210 हुआ है, सेब गाचा 200 रुपये किलो महंगा होते हुए 180 से 200 रुपये किलो हो गया है, केला 6 रुपये दर्जन महंगा हुआ है 90 रुपये से 96, अनार बदाना 10 रुपये महंगा हुआ है 440 से 400 रुपये 460 रुपये पे चले गए, अंगूर गोला 10 रुपये सस्ता हुआ है 190 से 180 पे गया है, अंगूर टॉफी 10 रुपये सस्ता हुआ है सस्ता होते हुए 240 से 230 का है। कीमतों के अंदर होशरबा इजाफा है, आज सब कुछ ऊपर जाता दिखाई दिया, जबकि ब्रायलर मुर्गी अंडे जो कि पहले अवामी पहुंच से दूर है मजीद आज ऊंची छलांगे लगाते दिखे जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि मार्केट में रेट्स किस तरह से हैं, ये सेगमेंट स्पेशली आप लोगों के लिए ताकि आपको पता हो कि मार्केट में क्या रेट्स हैं, और अगर आप मार्केट जाते हैं, ग्रोसरी शॉपिंग जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या एक्चुअल रेट्स हैं, और अगर कोई आपको ओवरचार्ज कर रहा है तो लाजमी तौर पर उनको रिपोर्ट करवाएं और अपना अच्छे शहरी होने का, अच्छे पाकिस्तानी होने का फ़र्ज़ अदा करें। हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई हमें लगता है कि ओवरचार्ज कर रहा है, किसी भी तरह से हमें मिस इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हो सकता है हमें पता हो लेकिन और लोगों को ना पता हो, तो डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट का साथ दें, इदारों का साथ दें और उनको रिपोर्ट करें जो कि इस सिचुएशन का फायदा उठाते हैं, लोगों का फायदा उठाते हैं जिनको शायद एक्चुअल रेट्स नहीं पता है। आगे बढ़ते हुए हमारी कोशिश होगी अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलें, बात करेंगे एजुकेशन के हवाले से।
किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एजुकेशन होती है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की एग्जाम्पल देखते हैं तो ना तो हमारी प्रायोरिटीज़ में कभी एजुकेशन रही है और ना ही हमारी जो, अगर आप देखते हैं आज पॉपुलेशन देखते हैं तो आपको इतनी परसेंटेज पढ़ी लिखी नहीं मिलेगी जितनी होनी चाहिए। किसी भी मुल्क के लिए बेसिक एजुकेशन यानी कि मैट्रिक लेवल तक एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बट आज जो सिचुएशन हम देखते हैं वहाँ पर पॉलिसीज़ हैं, अच्छा सिलेबस भी बनाया जाता है, करिकुलम भी डिज़ाइन किया जाता है, बट क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाता है, और इम्प्लीमेंट होता है तो कितना सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो पाता है। फंडिंग के हवाले से हमारा कितना बजट रहा है इन द पास्ट एजुकेशन का और कितना होना चाहिए अपनी आज की करंट पॉपुलेशन देखते हुए। बहुत सारे और सोशल इश्यूज, सोशल कंस्ट्रक्ट के हवाले से इश्यूज कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी एजुकेशन या लिटरेसी रेट कम होने में, जिसमें अगर देखें तो लड़कियां आपको कम नजर आएंगी एजुकेटेड, उनको एक सर्टन क्लास के बाद आगे नहीं पढ़ाया जाता या इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती उनके एजुकेशन को। लड़कों में देखेंगे तो बिकॉज वो एक अर्निंग हैंड बन जाते हैं, बहुत ही यंग एज के अंदर काम करना शुरू कर देते, पैसे कमाना शुरू कर देते, तो उनको एक प्रॉपर चाइल्डहुड का हक नहीं मिलता, एक प्रॉपर एजुकेशन का हक नहीं मिलता। डिफरेंट और इश्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी स्कूल्स फैसलाबाद, और कल ही आप रिटायर हुए हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह मैं बात करती कि डिफरेंट इश्यूज़ हमारे डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। हमारा लिटरेसी रेट जितना होना चाहिए उतना नहीं है, बेसिक एजुकेशन बहुत सारे बच्चों को नहीं फराहम हो पाती। इससे पहले कि हम डिफरेंट और चीज़ों की तरफ जाएं जिसमें टीचर ट्रेनिंग, प्लानिंग, हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम और इन सारी चीज़ों की तरफ जाएं, आई थिंक पहली चीज़ जो कि एड्रेस करनी चाहिए वो हमारा लिटरेसी रेट है। इतना कम क्यों है और क्या चीज़ें की जा सकती हैं, क्या रोल हम एज शहरी प्ले कर सकते हैं, गवर्नमेंट कहाँ पर मदद कर सकती है इस लिटरेसी रेट को ऊपर लाने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपने मधु, मुझे आपकी जो इब्तदाइया है उसमें बहुत सारी आपने बड़ी अहम बातों का जिक्र किया है। आपने कहा कि तालीम की जो रेशो है ये ज़्यादा होनी चाहिए, कम क्यों है। दूसरी बात आपने कही कि फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। तीसरी बात आपने कही कि मेयारी तालीम होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन। और मुझे अच्छा लगा कि आपने फोकस किया उन अहम पॉइंट्स पे जिन पे डिस्कशन आज के दौर में ज़रूरी है। तालीम की रेशो यकीनन पाकिस्तान में और बहुत सारे तरक्की पजीर ममालिक में कम है, लेकिन इसके लिए मुसलसल हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब कोशिश कर रही है। जहाँ तक हमारे पब्लिक स्कूल्स का ताल्लुक है तो यहाँ तालीम की रेशो बढ़ाने के लिए हालात के तनाजुर में बच्चों को किताबें मुफ्त दी जा रही हैं। बच्चों की फीस कोई नहीं है, सिर्फ 20 रुपए फरोगे तालीम में फंड की सूरत में बच्चों से लिया जाता है, और उसमें भी जो डिजर्विंग बच्चे हैं उनको छोड़ दिया जाता है, बल्कि जो ज़्यादा डिजर्विंग हों उनको स्कूल जो हैं वो अपनी तरफ से सपोर्ट भी करते हैं। इसके अलावा जो प्रीवियस 2 साल हैं उसमें इंसाफ आफ्टरनून प्रोग्राम के तहत ऐसे स्कूल्स के जहां पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहां स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जहां बच्चों के लिए बैठने की कैपेसिटी नहीं है, वहां इवनिंग क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया। ये सारे इक़दामात इस बात का सबूत हैं कि अमली तौर पे कोशिश की जा रही है कि तालीम की शरह को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा अगर हम अपने करिकुलम की बात करते हैं, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मुल्क के लिए एक अच्छा करिकुलम हो और एक इवन प्लेइंग फील्ड हो बच्चों के लिए। बिकॉज अगर आप देख रहे हैं कि एक बच्चा एक सर्टन बैकग्राउंड से आ रहा है, एक सर्टन स्कूलिंग से आ रहा है, और फिर वो दूसरे बच्चे और तरह की स्कूलिंग ले रहे हैं, ऑफकोर्स उनके स्किल सेट में डिफरेंस होगा, उनकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसमें बहुत फ़र्क होगा, उनकी मेंटल डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क होगा। कितना इम्पॉर्टेंट है कि हमारे मुल्क में जहाँ पर इस वक्त 3 से 4 सिस्टम्स ऑपरेट करें, जिसमें अमेरिकन सिस्टम है आपके पास ब्रिटिश सिस्टम मौजूद है, उसके अलावा मैट्रिक सिस्टम आपके पास मौजूद है, मदरसा सिस्टम आपके पास मौजूद है, तो 4 मेजर स्ट्रीम से आपके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं और डिफरेंट स्किल सेट है उनका। इनफैक्ट आपस में कई दफ़ा वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते अपने डिफरेंसेस की वजह से।
कितना ज़रूरी है कि एक स्ट्रीम हो स्टूडेंट्स की? आपकी बात दुरुस्त है कि जो तबकाती निज़ाम तालीम है इसने हमारी सोसाइटी को तकसीम किया हुआ था। इस शऊर को सामने रखते हुए गवर्नमेंट ने SNC सिंगल नेशनल करिकुलम इसका इजरा किया। इस पे बहुत ज़्यादा काम हुआ, मरकज़ लेवल पे भी और सूबाई लेवल पे भी। और फिर प्रीवियस ईयर जो है बाकायदा टेक्स्ट बुक बोर्ड पंजाब की तरफ से SNC के मुताबिक ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक की टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो डेवलप हुई और पाबंद किया गया पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स को, सेमी गवर्नमेंट के स्कूल्स को और प्राइवेट स्कूल्स को, ख्वाह वो किसी भी लेवल के हैं, कि वहाँ इस SNC का इतलाक किया जाए, इसके टारगेट्स को के हसूल के लिए इम्प्लीमेंट किया जाए और इसकी इंस्पेक्शन भी बाकायदा की गई। अगर कहीं कोई अदारा वायलेट करता है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया गया। ये इसीलिए है कि ये जो एक ही मुल्क में रहते हुए कई अंदाज के निज़ाम तालीम मौजूद थे। हम एक कौम हैं, हमें एक कौम बनना है, एक कौम बन के दिखाना है, हमने इस निसाब पे इम्प्लीमेंट करना है और इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करना है। आपने जब सिंगल नेशनल करिकुलम की बात की तो आई थिंक द प्रोजेक्ट और जो ख्याल है इसके पीछे बहुत अच्छा है। एक तरह का सिलेबस देना एंड ऑफ कोर्स जितने भी बच्चे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आना, उन्हें एक इवन प्लेइंग फील्ड देना ताकि वो आगे जाके अपनी जिस भी जगह पर जाते हैं तो वो एक इवन बैकग्राउंड से सब आ रहे हैं, वो एक तरह के एजुकेशनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। बट इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से अगर हम देखते हैं, अगर एक बच्चा फॉर एग्जांपल एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है और एक बच्चा जो कि उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, एंड आप इसके ऊपर बेहतर क्लैरिफाई कर सकते होंगे, उन दोनों की जो स्किल सेट होगा उसमें बहुत डिफरेंस होगा, फिर भी उसके हवाले से किस तरह से स्टेप्स लिए गए हैं या उसको उस डिफरेंस को काउंटर करने के लिए, कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? इस करिकुलम ने ये डिफरेंस ख़त्म किया है और ये जो करिकुलम है हमने तमाम स्कूल्स में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक जैसा कर दिया है। जिस लेवल पे उर्दू मीडियम की ज़रूरत है वहाँ तमाम स्कूल्स में उर्दू मीडियम है और जिस लेवल पे हमने बच्चों को इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए डायरेक्शन देनी है तो वो तमाम स्कूल्स में है। अब वो डिफरेंस नहीं है। इस करिकुलम की खुशाइंद बात यही है कि इसने उस डिफरेंस को ख़त्म किया है, जिसकी वजह से कहीं सुपीरियर कम्प्लेक्स हमें स्टूडेंट्स में नज़र आता था, कहीं हमें इन्फीरियर कम्प्लेक्स नज़र आता था। उस कम्प्लेक्सेस को दूर किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बड़े अच्छे नतायज हासिल हो रहे हैं। जो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने प्राइमरी लेवल के पेपर्स डेवलप किए और बच्चों की सालाना असेसमेंट की, वो इसी SNC के टारगेट्स को सामने रखते हुए की और जो पेपर्स डेवलप हुए वो इसकी SLOs के साथ अलाइन करके डेवलप हुए और उन असेसमेंट के जरिए हम ये कह सकते हैं कि जो टारगेट्स मुतय्यन किए गए हम उनके हसूल के करीब तर पहुंच रहे हैं। जिस तरह आपने कहा ऑफ कोर्स सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से भी बात की, टीचर्स ट्रेनिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि पूरे दुनिया में टीचर्स की जो नौकरी होती है, जॉब होता है, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। इनफैक्ट एक टीचर बनने के लिए आपको पहले मास्टर्स करना पड़ता है, फिर आपको B.Ed करना पड़ता है या डिफरेंट, और आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग बिकॉज मुझे डिटेल नहीं पता, बट आई एम प्रीटी श्योर कि डिफरेंट कोर्सेज आपको करने पड़ते हैं, एग्जामिनेशन लेनी पड़ती है, डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस लेने पड़ते हैं, फिर आप टीचर जाके बनते हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों से नहीं गुजरना पड़ता और आप डायरेक्टली एक्चुअली में टीचिंग की तरफ जा सकते हैं। आपको लगता है थोड़ा क्राइटेरिया और मुश्किल होना चाहिए ताकि हम क्वालिटी टीचर्स, क्वालिटी एजुकेशन के साथ क्वालिटी टीचर्स, ट्रेंड टीचर्स भी अपने स्टूडेंट्स के लिए ला सकते हैं? आपकी बात सही है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमारे पास बेहतरीन उस्ताज़ा की जो सूरत में एक फोर्स जो है वो मौजूद होनी चाहिए। जब ये सिंगल नेशनल करिकुलम इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो उसके साथ ही इस पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए ट्रेनिंग्स का एहतमाम कर लिया गया था। सबसे पहले मरकज़ और सूबाई लेवल पर मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जिन्होंने ज़िली सतह पे आके
मास्टर ट्रेनर तैयार किए, फिर उन मास्टर ट्रेनर्स के लिए सब्जेक्ट वाइज हर टीचर की ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। और इस वक्त हमारे पास जितने पब्लिक स्कूल्स के टीचर्स मौजूद हैं, इवन प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स को भी दावत दी गई। तमाम के तमाम जो हैं इस करिकुलम के मुताबिक उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसमें एक बात का इजाफा करूंगा कि ये जो एसएनसी है, इसकी मैं समझता हूं जो सबसे अहम बात है बहसीयत मुसलमान, इसमें कुरान पाक नाजरा और कुरान पाक तर्जमा के साथ जो है इसको भी लाजमी जुज़्व बनाया गया। और कुरान पाक नाजरा और इसके तर्जमा की तदरीस के लिए भी हर स्कूल से टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई। जो चंद एक टीचर्स रह गए हैं उनकी ट्रेनिंग भी इस वक्त जारी है या उसका एहतमाम जो है वो किया जा रहा है। आपके ख्याल में हमारा जो आज एजुकेशनल सिस्टम है, कुछ इश्यूज तो मैंने मेंशन किए, बट ऑफ कोर्स आई नो कि फ्रॉम द इनसाइड चीज़ें शायद बड़ी डिफरेंट लगती होंगी। मैं तो एज एन आउटसाइडर या एज अ स्टूडेंट बात कर सकती हूँ इन द पास्ट, लेकिन आपके ख्याल में और क्या इश्यूज आपको नजर आते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर? देखिए, तो जो गरीब ममालिक हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहाँ मसाइल तो यकीनन होते हैं, लेकिन हम अपने टीचर्स को इस अंदाज से तैयार करते हैं कि आप सिर्फ टीचर नहीं हैं, आप मैनेजर भी हैं। और मैनेजर होता है वो जो अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करे, यानी मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वसाइल कम हैं, हमारे मसाइल ज़्यादा हैं, इसके बावजूद मसाइल पर ओवरकम करने के लिए हम टीचर्स को तरबियत भी देते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। यही वजह है कि इस वक्त पब्लिक स्कूल्स में स्टूडेंट्स की तादाद प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इनको टारगेट्स दिए गए एनरोलमेंट के, उन एनरोलमेंट के टारगेट्स को अचीव किया गया। हर साल पहले से 10% ज़्यादा स्टूडेंट्स को एनरोल किया जाता है और मैक्सिमम स्कूल्स हमारे इस टारगेट को अचीव करते हैं। आपके ख्याल में जो टेक्स्ट बुक्स आज हमारे सिलेबस को कवर करती हैं, और आपने खुद भी कुछ टेक्स्ट बुक्स लिखी भी हैं, आपके ख्याल में कहाँ पर उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, या आपका अपना जो एक्सपीरियंस रहा है वो किस तरह का रहा है? मैं पंजाब के लेवल पे बात करूंगा। 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 36 डिस्ट्रिक्ट्स में जब हम पायलटिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि इनमें पर्सपेक्टिव कौन से हैं और तरक्की याफ्ता इलाके जो हैं या आप कह लें एडवांस्ड सिटीज़ जो हैं वो कौन से हैं। तो हम वो जो एडवांस्ड हैं, मीडियम हैं और पसमानदा है, वहाँ पायलटिंग करके तीनों को सामने रख के फिर हम कंटेंट जो है करिकुलम का डेवलप करते हैं, ताकि जिस तरह के भी स्टूडेंट्स हों, जिस तरह के भी हमारे रिस्पोंडेंट्स हों, हम उन तक ये करिकुलम जो है उसकी समझ बूझ जो है उसको सामने रख के वो कंटेंट उन तक पहुंचा सकते हैं। आप तीनों के किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट कंटेंट को डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए? लेकिन इससे पहले कि हम डिस्कशन कर पाएं, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। बैक सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे एजुकेशन सेक्टर के हवाले से। एंड ऑफ कोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आई थिंक ना सिर्फ एक अच्छा सिलेबस होना, एक अच्छा करिकुलम होना बच्चों के लिए, बट ऑल्सो उसकी डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड गेटिंग दैट राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो टीचर्स की ट्रेनिंग के थ्रू हो, हैविंग द राइट टीचर्स, क्वालिटी एजुकेशन, रिसोर्सेज, फैसिलिटीज़, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक टेक्स्ट बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप क्या कंटेंट है जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या करिकुलम है जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट तो आप डिसाइड कर सकते हैं, बट एक्चुअली में उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स हैं जो कि बच्चे सीख रहे हैं, जो कि बच्चे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपने बात की ब्रेक में जाने से पहले कि डिफरेंट एरियाज के मुताबिक डिफरेंट ब्री रखी जाती है टू मेक इट ईजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड। किन फैक्टर्स के ऊपर बेस करते हैं और क्या डिफरेंट स्टेप्स लेते हैं टू मेक श्योर कि अच्छा अगर एक शख्स एक सर्टन एरिया से बिलोंग करता है तो उसके लिए डिलीवरी आसान हो, उसके लिए समझना एक सर्टन कॉन्सेप्ट को ज़्यादा आसान? एक तो आपको पता है कि पंजाब में जो मादरी ज़ुबान है वो पंजाबी है, और फिर पंजाबी की भी बेशुमार बोलियां मौजूद हैं, और फिर हमने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो उर्दू रखना है। तो फिर हम लोग पायलटिंग के ज़रिए देखते हैं
कि कौन से उर्दू ज़ुबान के अल्फाज हैं जो तमाम स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर सकें, तमाम एरियाज़ के स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसके लिए हमारे सामने एक ग्रेडेड वोकेबलरी होती है। हम ये देखते हैं कि कौन से अल्फाज हैं जो ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 के बच्चे जो हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके लिए हमने बेंच मार्क्स बनाए होते हैं कि ग्रेड 1 से 3 तक एक बेंच मार्क है। हम समझते हैं कि ये बच्चे कौन से अल्फाज जो हैं वो समझ सकते हैं। फिर 4 और 5 का दूसरा बेंच मार्क्स है, 6, 7, 8 ग्रेड का तीसरा बेंच मार्क्स है। इसी तरह से 9 और 10th का चौथा और 11 और 12 ग्रेड का जो है वो 5वां। 5 बेंच मार्क्स को हम सामने रख के उस तरह की जो लैंग्वेज है वो अडॉप्ट करते हैं और ये समझा जाता है और यकीन ये बेहतर भी है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़ुबान के हवाले से हो जाती है। और फिर जब करिकुलम डेवलप किया जाता है उसके मुताबिक कोई बुक्स डेवलप की जाती हैं तो हम 4 लैंग्वेज स्किल्स को पहले सामने रखते हैं, यानी सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। इसको हम डेवलप करते हैं। जब ये डेवलप हो जाती है तो फिर इसके मुताबिक मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जो हैं वो तरतीब दिए जाते हैं और उन सब्जेक्ट्स को बच्चों तक जो है वो कन्वे किया जाता है। तो इस तरह से टारगेट्स को अचीव करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। कंसेप्चुअल लर्निंग वर्सेस जो हमारा करंट क्रैमिंग सिस्टम है, रट्टा सिस्टम जिसको बोलते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है कि कंसेप्चुअल लर्निंग हो? माहरीन तो इसको लर्निंग समझते ही नहीं है और ये है भी नहीं, क्योंकि जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस वक्त तक तदरीस का फ़ायदा नहीं है। यही वजह है कि बहुत पहले ये अडॉप्ट कर लिया था स्कूल्स में कि मार नहीं प्यार। बच्चों को जब खौफ दिला के तालीम दी जाती थी तो बच्चे जो है, जैसे आपने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की कि रट्टा लगाते हैं, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होता था। हम टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो हमने बच्चों को मोटिवेटर्स देने हैं पॉजिटिव। उसमें बच्चों को हम अवार्ड्स भी देते हैं, बच्चों को इनामात देते हैं, बच्चों को इवन शाबाश देते हैं। हम उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें कामयाबी का शौक़ देते हैं और अगर बच्चों में कामयाबी का शौक़ पैदा हो जाए तो फिर बच्चे जो है वो पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं और उन्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए अब वो जो मेथडोलॉजीज़ हैं वो भी चेंज हो गई हैं। हमारी ये जो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स की तरफ से जो प्रिंट हुई हैं, उसके मशकी सवालात में ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग को हमने प्रमोट किया है और बताया है कि जब टीचर सेंटर्ड टीचिंग होगी तो उससे बच्चे डिप्रेस होंगे, इम्प्रेस नहीं होंगे, उनको इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन जब हम स्टूडेंट्स को उस कंटेंट में, उस लेसन में इन्वॉल्व करेंगे, हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए उनको इन्वॉल्व करेंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है बेहतर हो जाएगी। और इसके साथ साथ हम एविएट्स को प्रमोट करते हैं। हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स को जब टीचिंग की जाए तो एविएट्स जो हैं, अब आपके सामने है कि मॉडर्न एज है, बच्चों के पास अब कंप्यूटर्स मौजूद हैं, अब मल्टीमीडिया का दौर है। उसके ज़रिए भी पहले हम प्रोजेक्टर देते थे लेकिन मल्टीमीडिया ने उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको आसानी फराहम कर दी है। इसके साथ साथ ऐप्स हैं, बच्चे जो हैं वो ना सिर्फ बुक्स बल्कि उनको बताया गया है कि आप नेट के ज़रिए भी मुतल्लिका कंटेंट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मॉडल लेसन्स जो हैं वो रिकॉर्डेड भी मौजूद हैं, बच्चों को क्लासरूम्स में दिए जाते हैं। इसके अलावा होमवर्क जो है उसके तरीक़ेकार को जो है वो प्रमोट किया गया है। यानी हर वो तरीका अडॉप्ट करने की कोशिश की गई है कि जिसके ज़रिए बच्चों की कंटेंट से मुतल्लिक अंडरस्टैंडिंग मौजूद हो, उन्हें रट्टा ना लगाना पड़े। जब भी हम आज की अपनी जनरेशन को देखते हैं या आज के अपने स्टूडेंट्स को देखते हैं तो आई थिंक वहाँ पर आपको स्किल डेवलपमेंट पर फोकस नहीं नज़र आता है। आई थिंक जितनी आपके पास स्किल्स हैं उतनी आज के वक्त में आपकी वैल्यू है। आपके पास जितनी डिग्रीज हैं इन कंपैरिजन आई थिंक वो शायद इतनी वैल्यू ना करे जितना आपका इंडिविजुअल स्किल सेट करे। आपको लगता है कि हम अपने बच्चों को वो प्लेटफॉर्म देते हैं, वो फैसिलिटीज़ देते हैं कि वो डिफरेंट स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं? कोशिश तो की जाती है।
तो अवेलेबल रिसोर्सेज के मुताबिक उन्हें फैसिलिटेट किया जाता है। हम टाइम टेबल ऐसा डेवलप करते हैं कि बच्चे जो हैं उनको सुबह के वक्त आते हुए जब वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं उस वक्त कौन से सब्जेक्ट्स दिए जाएं, फिर रिसेस और रिसेस के बाद उन्हें कौन से सब्जेक्ट्स दिए जाएं, उन्हें ओवरलोड ना किया जाए, उनके बस्ते का वज़न जो है वो ना बढ़ाया जाए, और फिर ये कि लेक्चर मेथड ना दिया जाए और बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए टीचिंग लर्निंग में। बच्चे जो हैं वो कॉन्फिडेंट हों। आपने इब्तिदा में भी ये लफ्ज़ बोला था, बच्चों की जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं उसमें सबसे अहम पहलू जो है वो बच्चों में कॉन्फिडेंस जो है वो क्रिएट करना है। हम ऐसा अंदाज़े तदरीस इख्तियार कर रहे हैं कि बच्चों में कॉन्फिडेंस है। इसके लिए मैं तो रिकमेंड किया करता हूं कि जो क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग है, क्वेश्चन आंसर, इसको प्रमोट किया जाए। जब क्लासरूम में फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो और बच्चे सामने झिझक के बगैर टीचर से सवाल पूछ सकें तो वहाँ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। सवाल करने की टेक्निक भी है और जवाब देने की टेक्निक भी है। इन टेक्निक्स को हम मुख्तलिफ ट्रेनिंग के ज़रिए प्रमोट करते हैं और हम समझते हैं कि हमारे बच्चों को बोलना भी आ जाता है, बच्चों को लिखना भी आ जाता है, बच्चों को समझना भी आ जाता है। हम बच्चों को काम करने की तरगीब देते हैं, बच्चों के हरकतों सकनात से, और बच्चों को हम गाइड करते हैं कि किस अंदाज से किस कंटेंट को देखना है और उसके टारगेट्स को किस अंदाज से अचीव करना है। और अगर कहीं कमी रह जाती है तो इसके लिए हम को करिकुलम जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सामने लाते हैं। उसमें उनकी फिज़िकल फिटनेस के लिए तो हम उनको गेम्स और स्पोर्ट्स की तरफ लाते हैं, और उनकी जो आप कह लें कि शऊरी जो तनकीद है, तनकीदी शऊर जो है वो डेवलप करने के लिए हम उनको अदबी जो सरगर्मियां हैं वो देते हैं। वो हम देखते हैं कि बच्चों में नेचुरल टैलेंट किस तरह का है, कौन सा बच्चा स्पीकर बन सकता है, कौन सा बच्चा डिबेटर बन सकता है, किस बच्चे में गायकी की स्किल मौजूद है। वो लिबरल आर्ट्स के ऊपर के पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए हम उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। बच्चों की साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देते हैं बच्चे को, वहाँ पे वो ग्रो कर पाते हैं, थ्राइव कर पाते हैं। एट द एंड एक्चुअली में अपनी ज़िंदगी में जब वो आगे बढ़ता है, वो अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसकी या फिर उसकी प्रोफेशनल लाइफ है, वो हर जगह पर आपको जो बचपन का वक्त है, जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, स्पेशली 7 साल की उम्र तक, और उसके बाद की भी जो टीनेज की जो आपकी उम्र है, एट द एंड हम बड़े हो जाते हैं, बट हमारी जितनी भी इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स या हैबिट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बचपन के साथ कनेक्ट कर रही होती हैं। आई एम श्योर आपको भी कई दफ़े इस तरह महसूस होता होगा कि अच्छा ये चीज़ तो मैं इसलिए करता हूँ कि बचपन में इस तरह से हुआ था या इस तरह से करना था। बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है बच्चे के लिए। लगता है कि हमारे टीचर्स साइकोलॉजिकली बच्चों को एवेल्यूएट करने के लिए या डील करने के लिए प्रिपेयर्ड हैं, ट्रेंड हैं? मैं समझता हूं कि आज की इस नशिस्त में बच्चों के हवाले से ये सवाल आपने सबसे ज़्यादा अहम किया है और ये करना चाहिए था। माहिरीन नफ्सियात ने बच्चों की जो डेवलपमेंट है उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है, एक को ग्रोथ और एक को डेवलपमेंट कहा है। जो ग्रोथ है आम तौर पे यह समझा जाता है कि ये जिम्मेदारी वालिदैन की है, और डेवलपमेंट जो है इसको समझा जाता है जिम्मेदारी टीचर्स की है। हालांकि ये दोनों आपस में मरबूत हैं। अगर बच्चे की बालिदगी ग्रोथ जो है वो अच्छी है, वो हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड, तो ये जहन में रखना चाहिए कि जो डेवलपमेंट है इसमें हम कहते हैं कि उनकी सोशल डेवलपमेंट, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट, उनकी मेंटल डेवलपमेंट, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट यानी फिजिकल अपीयरेंस, कि बच्चा सुस्त तो नहीं है, बच्चा पैसिव तो नहीं है, बच्चा चुस्त होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, हशाश बशाश होना चाहिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए, यानी इसको मैं फिजिकल डेवलपमेंट कहता हूँ। ये 4 जो हैं पहलू, इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा जो है वो टीचर्स पे आयद होती है, और बच्चे की जिस्मानी वज़ाकता जो है इसका जिम्मेदारी वालिदैन पे होती है। अब ये है कि एज के मुताबिक बच्चे की ग्रोथ कितनी हो और उस ग्रोथ के मुताबिक बच्चे की डेवलपमेंट कितनी हो, इन सारी चीज़ों को सामने
रखना चाहिए। और हम अपने टीचर्स को ट्रेनिंग में बार बार कहते हैं कि आपकी हर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होनी चाहिए, आपके पास हर स्टूडेंट की केस हिस्ट्री मौजूद होनी चाहिए। आपको पता हो कि इस बच्चे में खुदा ना खास्ता कौन सी फिजिकल वीकनेस है, इसमें कौन सी को पहलू इसका कमजोर तो नहीं है। अगर ठीक है तो फिर डेवलपमेंट की और ग्रोथ की जो एक दूसरे से रबत है वो एवरेज वो बेहतरीन होना चाहिए। इसी को सामने रख के जो है ये IQ लेवल्स जो हैं वो भी डेवलप किए जाते हैं। इसी को सामने रख के हम देखते हैं कि क्या बच्चा वाकयातन डेवलप हो रहा है, इसकी नशो नुमा जो है वो बेहतर हो रही है। तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं समझता हूँ जो टीचर्स इन पहलुओं को सामने नहीं रखते वो टीचिंग का हक अदा नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को कोई डिनाई नहीं कर सकता। एंड जहाँ पर एक साइड पे हम देखते हैं कि हम थ्योरी बहुत फोकस करते हैं, थ्योरेटिकली हमारे बच्चे बहुत आगे होते हैं कंपैरेटिवली दूसरे ममालिक से, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल एजुकेशन में आई थिंक काफ़ी इंप्रूवमेंट की जा सकती है। इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें ब्रेक लेते हैं, कहीं मत देखते हैं, कहीं मत जाएगा हमारे साथ भी। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ऑफ कोर्स इससे पहले कि हम अपने सब्जेक्ट की तरफ वापस जाएं, तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद होंगे, बात करेंगे ट्रैफिक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तैयब? अल्लाह का शुक्र। तैयब बताइएगा क्या सूरत हाल है ट्रैफिक के? फातिमा, फैसलाबाद में ट्रैफिक की सूरत हाल रोज बढ़ते होती जा रही है। फैसलाबाद में पार्किंग सबसे बड़ा मसला है। किसी भी मारूफ शाहराह में, चौक में कहीं भी पार्किंग प्लाजा मौजूद नहीं है। अगर किसी भी आर्थिक बाजारों में खास तौर पर कहीं पर भी अगर पार्किंग लोग कर लेते हैं तो उसके बाद ट्रैफिक जैम हो जाती है। उसी के साथ साथ दूसरा बड़ा इशू फैसलाबाद का है वो तजावजात है। हर बाजार, हर गली मोहल्ले में लोगों ने तजावजात, ताजिरों ने तजावजात और जो रहायशी लोग हैं उन्होंने तजावजात की हुई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बुरी तरह मुतासर होती है। ट्रैफिक पुलिस का सिस्टम अगर देखा जाए तो आप सिग्नल उसका भी इश्यूज आ रहे हैं। गार्डन अक्सर मौजूद नहीं होते, अगर मौजूद भी हो तो मोबाइल फोन पर लगे होते हैं। ट्रैफिक की रवानी खास तौर पर जब सुबह के औकात में स्कूल और ऑफिस जाने का टाइम शायद ये होता है उस वक्त, और इसी तरह जब दोपहर के औकात में स्कूल से छुट्टी हो, लोगों का लंच टाइम हो, उस वक्त भी यही सूरत होती है। और खास तौर पर जब ऑफिस टाइम खत्म होता है 4 से 5 बजे के दरमियान, तब भी ट्रैफिक का फ्लो बुरी तरह मुतासर होता है। कई घंटे लोगों को ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता है, अमूल जिंदगी मुतासर होते हैं। और खास तौर पर जब आठों बाजार जो हमारे घंटे घर के अतराफ में है वहां पर हर किस्म की मार्केट मौजूद है। जब वो मार्केट के ताजिर भी शाम 7 बजे 6 बजे के बाद अपने घरों को रवाना होते हैं तो तब भी उन बाजारों में ट्रैफिक बुरी तरह जैम हो, लोगों को बहुत ही शदीद मसले का सामना करना पड़ता है। इस वाले को क्या उनका ये कहना था कि फैसलाबाद में जब तक पार्किंग प्लाजे नहीं बनेंगे उस वक्त तक ये हाल नहीं होगा। यहाँ मैं आपके प्रोग्राम पे क्या बात बताना चाहता हूँ, चिनोर बाजार के बाहर जहाँ पर एक साबित मेयर हाउस एक जगह के लगा करती थी, एकड़ों में वह जगह मौजूद है। वहां पर पार्किंग प्लाजा का प्रोजेक्ट कुछ साल पहले शुरू किया गया था, उसकी बुनियादें भी रख दी गई थी, लेकिन उसके बाद उसको वैसे का वैसा छोड़ दिया गया। हुकूमतें भी बदली, फैसलाबाद की जिले इंतजामिया भी तब्दील हुई, मगर उस प्रोजेक्ट की तरफ किसी ने भी नजर नहीं की। अगर वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए, आधा लगभग वो मुकम्मल हो चुका है, अगर उस पर फंडिंग की जाए, फंड दिए जाए, अगर वो मुकम्मल हो जाए तो मैं समझता हूँ कि 8 बाजारों के अतराफ में जो पार्किंग के मसाइल हैं वो मुकम्मल तौर पर हल हो सकते हैं। 4 फ्लोर का उसका वो मंसूबा था, बेसमेंट भी इसमें मौजूद थी, गाड़ियां, मोटरसाइकिल, हर किस्म की व्हीकल वहां पर पार्क होनी थी। इसी के साथ साथ 8 बाजारों के बिल्कुल करीब जिला कचहरी मौजूद है। तमाम अफसरान जिले इंतजामिया के और पुलिस के अफसरान के उसी एक ही रोड पर उनके दफातर मौजूद है। इसी तरह अदालतें भी यहाँ पर ही मौजूद है, जिला कचहरी यहाँ पर मौजूद है। सूरत हाल ये कि यहाँ पर आने वाले जो साइलिन है उनको भी पार्किंग के मसले काफी पेश आते हैं। लोगों ने अदालतों के बाहर, पुलिस के दफातर के बाहर भी गाड़ियां लगाई होती हैं। अदालतों के बाहर जब पुलिस की अपनी भी गाड़ियां खड़ी होती हैं, जो आने वाले उनकी गाड़ियां खड़ी होने से
ट्रैफिक ब्लॉक होती है और इंतहाई सिक्योरिटी रिस्क होता है वो मामला। किसी वक्त भी खुदा ना खास्ता तो बड़ा खतरनाक वाकया रूनुमा हो सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक ब्लॉक में जनाब पेशा नासर को अपने मजमून मकासद पूरे करने में आसानी होती है। अगर वो पार्किंग प्लाजा का मसला हल हो जाए तो कोई बात नहीं कि ट्रैफिक का मसला हल ना हो। इसी तरह जो फैसलाबाद का लालगीता रोड है और जो सकोटा रोड तक जो 7 साल के मोड़ तक जो रोड है उसको अभी उसको उखाड़ा गया था, उसमें पाइपलाइन बिछाई गई थी लेकिन पैच वर्क मुकम्मल नहीं किया गया। उसकी वजह से भी फैसलाबाद में ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर होती है, लोगों को ट्रैफिक जैम का भी सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, उसके अतराफ में बिलालगंज मार्केट मौजूद है और इसी के साथ साथ ऑटो मार्केट भी मौजूद है, जिसमें आप सैकड़ों हजारों दुकानदार हमा वक्त मौजूद होते हैं, लोग खरीदारी के लिए आते हैं। वहां पर गर्दो गुबार इतना ज्यादा होता है कि लोग सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। फैसलाबाद में अगर ट्रैफिक का निजाम बेहतर किया जाए तो न सिर्फ लोगों को आसानी हासिल हो सकती है बल्कि लोग संगीन बीमारियों से भी बच सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तैयब इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि ट्रैफिक के मसाइल कहीं पर भी खत्म होने को नहीं आ रहे हैं एंड बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको बेहतर करके हमारी ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। बट अगेन एंड अगेन यही पैटर्न देखने को मिलता है कि चीजें इंप्रूव नहीं की जाती हैं और एक सर्टन जो है वो ही कंटिन्यूड रहता है। छोटे छोटे मसाइल जब इग्नोर किए जाते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो वो बहुत बड़े इश्यूज बनकर हमारे सामने आ जाते हैं, जिस तरह के आज फैसलाबाद शहर के ट्रैफिक के मसाइल हैं। वापस आते हुए अपने डिस्कशन की तरफ कोशिश करते हैं कि डिस्कशन को रैप अप करें। हमने बात की एजुकेशन के हवाले से डिफरेंट मसाइल जो कि एजुकेशन सिस्टम में मौजूद हैं, किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरह से बदल सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम चाहते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पाकिस्तानीज है उनके पास वो सब रिसोर्सेज फैसिलिटीज़ मौजूद हों, वो प्लेटफॉर्म उनको दिया जाए जिससे वो अपनी ज़िंदगी में एक्सेल कर सकते हैं, वो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं, अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए जो भी वो करना चाहते हैं फाइनेंशियली अचीवमेंट्स वाइज वो सब कुछ कर सकते हो। एंड जिस तरह से हम अपने बहुत ही खास मेहमान से बातचीत कर रहे थे, मैं यहाँ पर ये भी जिक्र करना चाहती हूँ कि हमारे जो आज के मेहमान हैं वो ना सिर्फ एजुकेशन के सेक्टर में बहुत अरसे से काम कर रहे हैं और एक्सपीरियंस्ड वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने बिल्कुल शुरू में बात की थी कि वो रिटायर हुए हैं कल, और मैं जानना चाह रही थी ब्रेक में कि अब उनके क्या प्लान्स हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि एक कंप्लीट उन्होंने प्लान बनाया हुआ है, मेरे से बेहतर वो बता सकेंगे इस हवाले से। और ये भी मैं यहाँ पे मेंशन करती चलूँ कि जो अदब के सबसे बड़े अवार्ड हैं वो 2 दफ़ा जीत चुके हैं, 2 कौमी सीरत अवार्ड जीत चुके हैं आप, और बहुत ही फ़ख्र महसूस होता है जब हम अपने मेहमान जो हमारे शो में आते हैं और स्पेशली हमारी ऑडियंस के लिए हम एक एग्जाम्पल सेट कर पाते हैं कि अपने जो भी पैशंस हैं, जो भी शौक हैं और माशरे की बेहतरी के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए उनके ऊपर जब हम एक अच्छी एग्जाम्पल उनको दिखा पाते हैं। कहाँ से शुरुआत हुई आपकी इस सफ़र की, और आगे चलते हुए जैसे मैंने कहा कि आप मुझे बता रहे थे कि रिटायरमेंट के अब प्लान ही यही हैं कि इसी पर फोकस करना है, तो किस तरह से करेंगे? रोज़ा पुरनूर के इर्द गिर्द बैठ के कैफियत को मंजूम किया और उस किताब का नाम एजाज़ हजूरी रखा, यानी हाज़री का एजाज़। उस पर मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने 2014 में कौमी सीरती अवार्ड से नवाजा। ज़ाहिर है इससे और ज़्यादा तबीयत जो है वो राग़ब हुई, और फिर बासियत मुसलमान और बासियत एक मुहिब रसूल जो है जब हम ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर इस तरह की शायरी जो है वो अट्रैक्ट करती है हर एक को। मैं नात के लिए वक्फ हो गया, और जब भी मुझे ये दौराने नौकरी के दौरान जब मुझे कोई भी वक्त मिलता था तो नात कहता था, नात लिखता था, और जितना लिखता गया उतना ही शौक़ बढ़ता गया, बल्कि शौक़ को मैं कहता हूँ जुनून की हद तक चला गया कि बाज़ दफ़ा लेट नाइट जब लिख रहा होता हूँ तो बच्चे और बीवी जो मुझे कहते हैं कि बस अब नींद भी पूरी कर लें, लेकिन ये शौक़ और ये जुनून जो है, यही वजह है कि इस वक्त तक मेरी 22 नात की किताबें जो हैं वो मंजर आम पर आ चुकी हैं। फिर थोड़ा सा मैं रवायत से हटकर लिखने की कोशिश करता हूँ। रियाज मजीद एक बहुत बड़ा नाम है, फैसलाबाद के नात के शायर हैं। वो कहा करते हैं कि रवायती नात लिखना, रवायती अदब लिखना अदब की कोई खिदमत नहीं है, उसमें इनफरादियत होनी चाहिए। मैंने एक कसीदा लिखा, उसके
जुमला जुजियात को सामने रखते हुए तो मुख्तार गिलानी साहब ने उसमें मजमून भी दिया और उन्होंने लिखा कि ये दुनिया का तवील तरीन नातिया कसीदा है, 920 अशार पे मुश्तमिल यक किताबी नातिया कसीदा, उस पर भी मुझे अवार्ड मिला। उसके बाद जो सबसे बड़ा काम अल्लाह के फजल करम से मेरे हिस्से में आया वो कलाम गालिब है। मैंने 100 गज़लें उसकी सिलेक्ट की, उसकी ज़मीन में मैंने नातें कहीं। रियाज मजीद के पास मैं मजमून लिखवाने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, आप ये किताब लो। उन्होंने कालीदास गुप्ता रज़ा का मुरत्तबा दीवाने गालिब कामिल मेरे हाथ में थमा दिया और कहा कि ये सबसे बड़ा दीवान है जो अब तक तख्लीक हुआ है गालिब के कलाम पे, तो इसमें जितना भी कलाम मौजूद है इसकी ज़मीनों में नाते कहे। मेरे लिए चैलेंज था, लेकिन मैंने अल्लाह से तौफीक मांगी दिन रात और अल्हम्दुलिल्लाह 5 किताबों की सूरत में मैंने पूरा कलाम गालिब यानी वो दीवाने गालिब जो है वो उसमें मैंने उसकी ज़मीनों में मैंने नाते तख्लीक की। नातों की तादाद 481 और किताबों की तादाद 5। उन 5 को फिर मैंने कुल्लियात की शक्ल में शाया किया और उस पर फिर मुझे 2021 में कौमी सीरत अवार्ड से नवाजा गया। क्या बात है। और मेरी यही दुआ होगी कि आगे चलते हुए आप पूरी तरह से वक्त दे पाएं। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है आई थिंक सबसे ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा इन चीज़ों से फ़ायदा उठाना है। रियली होप कि हमें बहुत सारे और अचीवमेंट्स आपकी तरफ से देखने को मिलेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।